हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरु जी। यस गुरु जी चैनल में आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। सभी लोगों को उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अब बहुत दिन नहीं बचे हैं। 11 फरवरी का डेट बहुत नज़दीक है, ठंड भी बहुत तेज पड़ रही है और आप लोग की तैयारी भी आराम से घर पे रिवीजन के मोड पे अच्छी चल रही है। निश्चित रूप से आपको यस गुरु जी चैनल से भी बहुत लाभ हो रहा होगा, क्योंकि प्रॉपर हम भी अच्छे तरीके से वीडियोज आपको दे रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि हमारे वीडियो से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फंसे एग्जाम में, ताकि आपका भी इस चैनल पर भरोसा बढ़े। उसी क्रम में आप लोगों का डिमांड था कि सर यस गुरु जी चैनल पर उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी कुछ अच्छी क्लासेस लाई जाए। तब मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों को 5 क्लास में मैं पूरे उत्तर प्रदेश स्पेशल को कंप्लीट तरीके से डिटेल एक्सप्लेशन करूंगा, जो जहां पे जरूरत है इंपॉर्टेंट तथ्यात्मक फैक्ट के साथ, और उसके बाद जितने भी आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबको अच्छे से कराया जाए। बस आपको पेशेंस से धैर्य पूर्वक आपको एक क्लास को, जैसे 50-60 मिनट का क्लास होता है, 55-60 मिनट क्लास, उसको अच्छे से देखना। बस आपका काम इतना है, एक बार देख लेंगे याद अपने आप हो जाएगा। बस पेशेंस बना के बने रहिएगा, निश्चित रूप से आपके सवाल जब लास्ट में लगाएंगे तो सब लग जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए मैंने एक यूथ पब्लिकेशन की चित्रात्मक प्रस्तुति है, अच्छी किताब लगी मुझे, क्योंकि परीक्षावाड़ी भी अच्छी किताब है। लेकिन जो बच्चे परीक्षावाड़ी पढ़ भी लिए होंगे तो उनके लिए ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि चित्रात्मक प्रस्तुति है। कुछ हमने अपनी तरफ से उसमें इनपुट अच्छे तरीके से वहां पर दे दिया है, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको क्या समझ में आ जाए। तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देर किए, और अच्छे तरीके से सेशन को आप लोग देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने मित्रों को शेयर करना है। ये हमारे बारे में है बच्चा, अजेश कुमार पटेल नाम है हमारा। 6 ईयर सिविल सर्विसेज एग्जाम की हमारे पास एक्सपीरियंस है। जियोग्राफी हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और उसके बाद देखो अनअकैडमी एजुकेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने किया है। एग्जाम प्लस एजुकेटर ऑनलाइन ऑफलाइन भी मैं करता हूँ, क्लास लेता हूँ। और उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे द्वारा यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के एग्जाम भी रिटर्न भी क्वालिफाइड किए गए हैं। तो निश्चित रूप से आपको सामग्री, उस स्तर के मटेरियल निश्चित रूप से दिए जा सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बस एक बार भरोसा करके बने रहिएगा, आपको इस चैनल से बहुत कुछ आगे आने वाले समय में फायदा होने वाला है। किसी भी किसी भी वीडियो का लिंक पाने के लिए या कोई भी नोट्स पाने के लिए आपको यहीं पर जाना पड़ेगा, निःशुल्क टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, और सारा पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं मैंने बताया कि पुराने नोट्सों का भी अभी स्कैन करके यहाँ पे डाल दूंगा, जिससे आपको प्रॉपर फायदा मिल सके। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमने पहले सिलेबस दे रखा है, 21 टॉपिक्स इसमें दिए गए बच्चा, अच्छे तरीके से दिए गए हैं। हमने इस वीडियो में 4 टॉपिक्स को लिया है, जैसे संक्षिप्त अवलोकन देखेंगे, भौतिक विन्यास देखेंगे, जलवायु और मृदा को देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव को हम लोग देखेंगे। हाँ, इसी तरह 4-4 टॉपिक को देखेंगे, तो 5 वीडियो में आपका 21 टॉपिक्स एक में ज्यादा ले लेंगे, क्या हो जाएगा 21 टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये 4 टॉपिक देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक एक करके हम लोग 4-4 टॉपिक करके, ये देखिए 21 टॉपिक्स है, सभी को हम लोग प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में। आइए संक्षिप्त अवलोकन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश को एक दृष्टि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, सामान्य और बेसिक परिचय से ही। जैसे हम लोगों ने इंडिया का जब डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन आंसर में, तो वहां भी हमने आपको डिटेल समझाया था इंडिया के बारे में, औषधि विस्तार, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी उत्तरी, ऐसे यहाँ पर भी देखेंगे, बस उससे कोरिलेट करते चले जाइएगा। तो उत्तर प्रदेश में भी हम क्या देखेंगे, इसका जो पूर्वी जिला कौन है, पश्चिमी जिला कौन है, उत्तरी जिला कौन है, दक्षिणी जिला कौन है, ये हम देखेंगे। इसका अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, और देशांतरी विस्तार कहां से। हमने आपको बताया था कि देखो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं यह। और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं इस तरीके से, ठीक है, सीधा रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, देशांतर होता है। इसमें हमने अच्छे तरीके से भारत के समय में विस्तार से बात किया था। अब आ जाइए, तो हम लोग अक्षांशीय विस्तार से बात करेंगे। देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 23.5 डिग्री, मतलब 23 डिग्री 52 मिनट। ऐसे याद करना कि 23.5 डिग्री ऑप्शन में आएगा तो मार ले जाओगे। 23.5 डिग्री से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, देखो लगभग लगभग 30.5 डिग्री तक जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर पूछे तो 30 डिग्री 24 मिनट, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। इसी के आसपास का जो है अगर आप याद रखते हो तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा आप वहां पे कर ले आओगे। तो कहां पर 23.5 से लेकर के 30.5 डिग्री के आसपास का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, देशांतरी विस्तार क्या होता है बच्चा, तो देखो देशांतरी विस्तार ये है, जो देशांतरी विस्तार है ये कहां से है, तो लगभग लगभग 77 डिग्री
5 मिनट है, लेकिन 77 डिग्री भी याद रखोगे तो 77 डिग्री से लेकर के कहां तक, लगभग लगभग 84.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, आपको पता है कि जब भारत ही पूर्वी देशांतर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का भी अगर अवस्थिति पूछ ले तो पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये भी आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये है आपको देखो ग्लोब है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत, जब यहाँ भारत अवस्थित है, यहाँ पर यह भी स्थित है। और अगर ऐसे देशांतर के माध्यम से लेंगे तब ये पश्चिमी गोलार्ध, ये क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध। तो देशांतर से पूर्वी गोलार्ध, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या याद हुआ, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार। अब आइए देखिए सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, जो ये मैंने कलर किया है, बलिया सबसे पूर्वी जिला है और शामली सबसे पश्चिमी जिला है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, बलिया और शामली। उसके बाद देखो उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर, जो हिमाचल प्रदेश से लगता है। और दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र, जो छत्तीसगढ़ से लगता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखो पूरब से पश्चिम, ये आपका ये पूरब हो गया ना, तो पूरब से पश्चिम कितना लेंथ है, तो पूरब से पश्चिम अगर आप लेंथ देखोगे तो आपको कितना देखने को मिल रहा है, 650 किलोमीटर। मतलब पूरब से पश्चिम अगर कोई लंबाई नापे भारत उत्तर प्रदेश की तो 650 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण चौड़ाई नापे तो लगभग लगभग 250 किलोमीटर या 240 किलोमीटर। जैसा मैं बता रहा हूँ बस उतना याद कर लेना, निश्चित रूप से आपका काम बन जाएगा। बस 1 मिनट देख लो, रिकॉर्डिंग सब कुछ सही से चल रहा है। चलिए, तो उस हिसाब से अब देखो, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, इतना आपने देख लिया, इसको इरेज कर देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने बताया अभी आपको। बस 1 मिनट रुक गई, थोड़ा सा इरेज कर दे, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, अब देखिए हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पर। देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, मैप अपने पास खोल कर बैठिएगा, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। अब ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए कुल कितने राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश सीमा टच करते हैं। तो पहले ये देख लीजिए, तो हम हिमाचल प्रदेश स्टार्ट करेंगे। तो देखो हिमाचल प्रदेश एक, उसके बाद देखो नीचे अगर आप आते हो तो हरियाणा 2, तीसरा देखो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब 2 राज्य हो गए इधर, अभी केंद्र शासित प्रदेश छोड़ दो। उसके बाद देखो तीसरा राजस्थान हो गया, चौथा अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, पांचवा अगर आप आते हो देखो छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, छठवां झारखंड, सातवां कौन सा मिलेगा बच्चा आपको, बिहार। ठीक है, और एक यहाँ पर कौन सा था, उत्तराखंड। ठीक है, देखो हम लोग हिमाचल से शुरुआत किए थे और यहाँ पे उत्तराखंड, मतलब 8 राज्य आपको देखने को मिल गए। और एक क्या मिल गया, केंद्र शासित प्रदेश, भूलेगा नहीं आपको, एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य, सीधा सीधा यह याद रख लेना। दूसरा चलते हैं, अब ये जो जो जिले उत्तर प्रदेश को टच कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश कितने जिलों को टच करता है उत्तर प्रदेश के, तो यह भी देख लेते हैं। तो मात्र और मात्र सहारनपुर जिला को टच करता है, एक जिला को, मतलब हिमाचल प्रदेश मात्र एक जिले को टच करता है उत्तर प्रदेश को, वह जिला कौन सा है, सहारनपुर। इसी तरह हरियाणा के बारे में अगर पूछे तो हरियाणा उत्तर प्रदेश कितने जिलों को टच करता है बच्चा, तो हरियाणा 6 जिलों को टच करता है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, 6 जिलों को टच करता है। फिर पहले यही याद रखो। उसके बाद देखो दिल्ली कितने जिलों को टच करता है, तो दिल्ली कितने जिलों को टच करता है, तो दिल्ली यहाँ पर 2 जिलों को टच करता है। आपको दिख भी रहा होगा, देखो गाजियाबाद है, यहाँ गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर को दिल्ली टच करता है। अगर हरियाणा की बात कर रहे पूछे कौन कौन जिला टच करता है, पहले 6 याद रखना, उसके बाद देखो कौन कौन है। तो देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, 6 जिले समझ में आ गए। अब आ जाओ, अब आए थे राजस्थान। राजस्थान 2 जिलों को टच करता है, कई बार पूछा गया है, मथुरा और आगरा को, 2 जिलों को। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैप खोल के देखते चले ना, देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये देखो ये अलग किया गया है। ठीक है, एक राज्य को दूसरे राज्य से, देखो ये एक पॉइंट है, यही दो जिले बच जाते हैं, मथुरा और आगरा। यहाँ से क्या है, मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है, ये मध्य प्रदेश वाला रीजन है। अब मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जिले टच करते हैं उत्तर प्रदेश से, कितने, तो सीधा सीधा पहले तो 11 बता देना। अब कभी ऑप्शन में आ जाए कि कौन से जिले उत्तर प्रदेश के जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, जब ये 11 का नाम याद रहेगा तो इसी तरह बता दोगे। ठीक है, कंफ्यूजन कौन सा करता है, तो कंफ्यूजन करेगा आपका मथुरा दे देगा, जबकि मथुरा तो है नहीं। देखो कौन सा है, यहाँ पर देखो आगरा है, इटावा है 2, यहाँ पर देखो जालौन है 3, झांसी है 4, ललितपुर है 5, महोबा है 6, बांदा है 7, चित्रकूट है 8, प्रयागराज है 9, मिर्जापुर है 10 और सोनभद्र है 11। ठीक है, यही 11 जिले आपके टच करते हैं। आगरा भी टच करता है, यह ध्यान रखना। मथुरा देगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर बीच का कोई देगा तो आपको पता ही, चंदौली उंदौली देगा तो आपको पता है कि सब पूर्वांचल में है, ये ऐसे ही हट जाएगा।
अब आइए हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, तो छत्तीसगढ़ से मात्र एक जिला टच करता है, तीनों तरफ से देखो टच कर रहा है, ये कौन सा है, मात्र और मात्र सोनभद्र। ठीक है, अब आ जाओ इधर, आपको पता है क्या है, यहाँ पर झारखंड है। ठीक है, तो झारखंड से भी देखो एक जिला टच करता है, कौन सा, यही सोनभद्र टच करता है। देखो ये सोनभद्र है और यहाँ से ये आपका झारखंड वाला बाउंड्री चला जाता है, इधर झारखंड की बाउंड्री चली जाती है। तो सोनभद्र झारखंड के साथ भी सीमा बनाता है और छत्तीसगढ़ के भी साथ सीमा बनाते हैं। अब इधर क्या है, इधर आपको पता है कि ये बिहार है। अब देखो बिहार है, तो बिहार किसके किसके साथ सीमा बनाता है, किन किन जिलों के साथ, तो आप देखोगे सीधा सीधा, एक मिनट मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, चलो, तो देखो यहाँ पे मिलाओ 7 जिलों के साथ। यहाँ पे आपको देखो कुशीनगर 1, देवरिया 2, बलिया 3, गाजीपुर 4, चंदौली 5, और उसके बाद एक मिनट रुकिए, कहाँ कंफ्यूजन हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6। अच्छा हाँ, एक महाराजगंज है, ठीक है, यहां से स्टार्ट करना था। ये देखो थोड़ा सा इधर बाउंड्रीज करती है ना, 1 महाराजगंज, 2 कुशीनगर, 3 देवरिया, 4 बलिया, 5 गाजीपुर, 6 चंदौली और 7 सोनभद्र। तो ये 7 जिले क्या करते हैं, बिहार की सीमा टच करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो नेपाल, नेपाल पड़ोसी देश हमारा, आपको पता है। अब नेपाल के साथ कितने जिले टच करते हैं, कभी अगर यह पूछ ले, यहां से भी 7 जिले टच करते हैं। कौन कौन से, देखो ये वाला नेपाल का सीमा है ये, ठीक है, तो पीलीभीत 1, लखीमपुर खीरी 2, तीसरा देखो बहराइच 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6 और महाराजगंज 7। अब बात आती है कि सर इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है बच्चा, एक मिनट रुक जाओ, ये नेपाल के साथ कितने जिले टच करते हैं, ये कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आइए इसको याद करने का कोशिश करते हैं, कैसे याद करेंगे। हाँ, देखो कैसे याद करेंगे, ये ट्रिक देखना ध्यान ध्यान से। यह पीलीभीत है, पीलीभीत से आप याद करो पीला, येलो कलर पीला। लखीमपुर खीरी से खीर याद कर लो, जो खीर खाते हो, तो पीला खीर, खीर बनने के बाद कैसा होता है, येलो ही तो होता है। खीर बनने के बाद खीर बनने के बाद येलो कलर का हो जाता है। तो पीला खीर क्या हो जाएगा, बहुत, बहराई से कर लो बहुत, पीला खीर बहुत बहुत स्वादिष्ट, स्वादिष्ट कर लो, तो पीला खीर बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहुत से बहराइच, स्वादिष्ट श्रावस्ती कर लो, तो पीला खीर बहुत स्वादिष्ट है। अब देखो जब स्वादिष्ट है तो उसको खाने से क्या आएगा, बल आ जाएगा, ताकत आएगी ना, तो बल आ जाएगा। और जब बल आएगा तो क्या करेगा, सिद्ध करना होगा आपको अपने आप को कि हम क्या है, यहाँ के महाराज है, महाराज है। सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप पीला खीर खाएंगे बहुत स्वादिष्ट है, तो आपको बल, अपने बल से खाने के बाद सिद्ध करना होगा कि हम यहाँ के महाराज है। तो बस एक छोटा सा ट्रिक बनाया था, इसको याद कर लेना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं। आपको ये 7 जिले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी कुछ भारत के पड़ोसी जो देश थे उसके बारे में आपने समझा, भारत के पड़ोसी राज्य थे उसके बारे में समझा, कौन कौन से जिले टच करते हैं। इसको अच्छे से देखते रहिएगा, गड़बड़ नहीं होगा। अब आइए, ये देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हम उसी को पढ़ेंगे, बाकी आप लोग को पीडीएफ दे दी जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखो लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो लिंगानुपात है 912, 1000 पर नापा जाता है। जनसंख्या घनत्व तो कितना है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व तो 829 है, जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है। कितना ज्यादा है ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लगभग लगभग 19.5 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की आबादी है। अब देखो आपको पता है कि 2011 जनगणना, इसके पहले 2001 जनगणना, ठीक है, 10 साल पे जनगणना होती है। 2001 से जो 2011 की जनगणना हुई है 10 साल में, तो वही कह रहा है कि दशक में जनसंख्या वृद्धि हुई है वह 20.23, मतलब लगभग लगभग 20.5% जनसंख्या क्या हुई है, उत्तर प्रदेश की वृद्धि। कई बार पूछा जाता है। ये 2001 से 2011 के बारे में बात कर रहा है, अभी नई जनगणना की रिपोर्ट नहीं आई। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो आपने देख लिया कितना, 829, जबकि नेशनल कितना है, 382। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है, 18 मंडल है। जिले आपको पता है कि 75 है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैं उसी पढ़ा रहा हूँ।
नगर निगम कितने हैं? 17 नगर निगम है, ठीक है। और नगर पंचायत कितने हैं? तो 438 है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं उसको जरूर पढ़िएगा। ग्राम पंचायत कितने हैं? 59,073, लगभग लगभग 59,000 मान लेना कि ग्राम पंचायत। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, एक पूर्वी, एक पश्चिमी और एक सेंट्रल वाला रीजन, और उसके बाद एक बुंदेलखंड वाला रीजन, उसको बंटवारा किया गया है 4 आर्थिक रीजन में, ठीक है। देखो, यह लगाने के लिए आता है उत्तर प्रदेश में कि जो सिंचाई व्यवस्था है उसको क्रम में लगाना है कि सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, उससे कम किससे होती है। तो ये परसेंटेज तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन लगाने के लिए क्रम में आता है। तो देखो, नलकूप, नलकूप मतलब होता है ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, लगभग लगभग देखो 75% होती है, इसीलिए पहले स्थान पर नलकूप आता है। दूसरे स्थान पर नहरों के द्वारा पानी जो पहुंचाया जाता है खेतों में, लगभग लगभग 15%। तो पहला नलकूप, दूसरा नहर, और तीसरा कुआं। कुओं के माध्यम से भी जो है बावड़ी जिसको बोलते हैं, खोद करके उससे उसके माध्यम से भी सिंचाई की जाती है, लगभग लगभग 8.5% के आसपास। और तालाब और झीलों से लगभग लगभग जो है आधा परसेंट के आसपास, 0.5% के आसपास। तो इसका मतलब यह क्रम याद रखना कि पहला नलकूप, दूसरा नहर, तीसरा कुआं और चौथा तालाब। यही पूछा जाता है जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय सहकारी बैंक है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रहा है, बैंक की बात हो रहा है, तो कोऑपरेटिव बैंक की बात हो रहा है, सहकारी बैंक की बात हो रहा है। तो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं? 50 है। और उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक कितने हैं? तो 323 है, ठीक है। जितनी बताई जा रही है उसको आप ध्यान से बस देखते रहिए। साक्षरता दर क्या है उत्तर प्रदेश का? काफी महत्वपूर्ण है। देखो, पुरुषों की साक्षरता दर 77.3%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 57.2%। ये ओवरऑल जरूर पूछा जाता है, लगभग लगभग 67.5%, 67.7% है। लगभग लगभग 67.5 भी याद रखोगे तो काम बन जाए। अब इसको ट्रिक कैसे याद रखेंगे? देखो, ट्रिक ऐसे याद रखोगे कि यहां से आप क्या करो कि जो टोटल साक्षरता दर उसको याद रखो, लगभग लगभग 67% है। कैसे याद करना, बस इतना समझो। यह कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में कितना है? 67% मोटा मोटी। इसमें से 10 घटा दो, 10 घटा दो तो आ जाएगा 57%, और इसमें 10 जोड़ दो, तो 10 जोड़ दो क्या हो जाएगा? 77%। ध्यान समझना, तो जब 10 जोड़ दोगे तो अभी क्या है, पुरुष ही जो है आगे होते हैं महिलाओं की अपेक्षा, अभी की जो स्थिति है, तो पुरुष भारी होते हैं ऐसा मान लो। तो 77% हमको सिर्फ याद करना और मुझे कोई कमेंट नहीं करना था, समझना बात को। तो 77% क्या होगा? 10 जोड़ गए तो 77% तो पुरुष की साक्षरता हो गई। और महिलाओं की स्थिति क्या है? अभी भी नेशनल जो एवरेज है, जो सॉरी जो आपका औसत है, उससे 10% कम है, 57%। समझ में आ गया? तो 10 घटा दोगे तो महिलाओं की, 10 जोड़ दोगे तो पुरुष। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और ट्रिक भी अच्छे से समझ में आ रहा। अब देखो, उत्तर प्रदेश में कुल कितने एम्स हैं? 2 एम्स हैं, रायबरेली और गोरखपुर। रायबरेली में 100 सीट है एमबीबीएस की, और गोरखपुर में 126। तो ये 2 एम्स का नाम याद रखना, रायबरेली और गोरखपुर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अब प्रशासनिक और भौगोलिक स्थिति को हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक और भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश की कैसी है, ठीक है। देखो, प्रदेश का जो वर्तमान नाम है आपको पता है कि उत्तर प्रदेश है। कब से इसका नाम पड़ा ये? तो 24 जनवरी, 24 जनवरी, शुरू से नहीं था इसका नाम, 1950, ठीक है। 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। इससे पहले क्या नाम था? इससे पहले इसका नाम देखोगे तो संयुक्त प्रांत था, ठीक है। अब यहां पर देखो, राजधानी की अगर हम बात करें, तो राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो राजधानी सबसे पहले कहां थी? तो आगरा थी। कब? यह अंग्रेजों के समय की बात हो रही है, जब 1836 से लेकर के 1858 तक। लेकिन आप देखोगे कि 1858 के बाद जब 1857 क्रांति हो जाती है, तो 1858 से लेकर के 1921 में कौन सा विद्रोह होता है भारत में? मुपला विद्रोह कहां होता है? केरला में। तो 1921 तक ये प्रयागराज इसकी राजधानी बन जाती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, 1921 में राजधानी आंशिक रूप से पहले शिफ्ट होती है कहां? लखनऊ में। और 1921 से लेकर 1935 तक भारत शासन अधिनियम जब आया था 1935, तो 1921 से लेकर 1935 तक लखनऊ आंशिक रूप से रहती है, ठीक है। उसके बाद 1935 के बाद उसको क्या कर दिया था? पूर्णतः बना दिया था, क्योंकि देखा गया कि यहां से केंद्रीय रूप से शासन करने के लिए उत्तर प्रदेश ठीक है। तो ये 1935 को पूर्णतः जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दी। उम्मीद करके आपको अच्छे से समझ में आया। लाइक जरूर बनता है, अभी जो नहीं किए हैं जाकर के तुरंत लाइक करिए। देखिए, स्थिति की बात करेंगे, अक्षांशीय विस्तार हमने आपको बता दिया, 23.5 डिग्री से लेकर के
30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, देशांतर हमने बताया एक बच्चा 77 याद रख लेना और 84.5 याद रख लेना, ये आपका देशांतरी विस्तार। उत्तर दक्षिण लंबाई 240, पूरब से पश्चिम लंबाई 650। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। पुनर्गठन आयोग का आपको पता है, भारत पुनर्गठन भी हुआ था और 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन हुआ। राज्य का विभाजन की बात करें तो आपको पता है कि 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। कितने जिले? 13 जिलों के साथ उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया और यह 27वां राज्य देश का बना। उस समय की बात हो रही है 9 नवंबर 2000 तक की। ठीक है, इस समय कितने राज्य हैं बच्चा? इस समय 28 राज्य हैं। क्यों 28 सर? क्योंकि तेलंगाना भी तो बन गया बाद में आंध्र प्रदेश से। ठीक है, यह समझ में आ गया। राज्य का क्षेत्रफल याद रखना 2,40,928। सर इसको भी थोड़ा आसान कर दीजिए, कैसे याद करें? 2,41,000 याद रख लेना, काम बन जाएगा। 2,41,000 मोटा मोटी याद रखना कि वर्ग किलोमीटर क्या है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है, लगभग तो जो उत्तर प्रदेश जो भारत का क्षेत्रफल है उसका लगभग 7.5% क्या है? 7.5% भूमि उपलब्ध है उत्तर प्रदेश में, ये बात ध्यान रखना। लेकिन आबादी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है। कितना है? लगभग 19.5 करोड़ है। अब तो 20 करोड़ के ऊपर हो गई होगी, यह भी ध्यान रखना। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा आता है? तो पहला स्थान तो बच्चा किसका आता है? राजस्थान का आएगा। दूसरा स्थान किसका आएगा? तो दूसरा स्थान आप देखोगे उसके नीचे ही बस राजस्थान के घसक जाना मध्य प्रदेश है, उसके नीचे एक बार और घसक जाना तो यहाँ पर महाराष्ट्र आ जाएगा और इसके बाद फिर ऊपर चले जाना खसक करके यहाँ हो जाएगा यूपी। यही 4 राज्य हैं जो क्या है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से दिखाया गया है। तो सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो यहीं पर बोल रहा है कि सीधे चौथा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के मामले में। चलिए, राज्य की भाषा के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो उत्तर प्रदेश राजभाषा जो अधिनियम आया था 1952 से, हिंदी को प्रथम राज्य की भाषा घोषित कर दिया गया। प्रथम क्यों कहा गया सर? उत्तर प्रदेश में 2 भाषाएं हैं, एक जो है कौन सा है? उर्दू को भी द्वितीय राज्य की भाषा घोषित किया कब? 1989 में। और यह कई बार पूछा जाता है, यह बात ध्यान रखना। और 26 नवंबर 1968 से हिंदी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य घोषित कर दिया गया। तो 1952 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और 1968 से इसको सभी कार्यालयों के लिए मतलब अनिवार्य कर दिया गया और 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। इतना चीज याद हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यह जो 2019 में 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था, इसको भी ध्यान रखना। कई बार यह पूछ लेता है कि अभी 2019 में स्टेटमेंट में देता है तो इसमें कंफ्यूज मत करना। 17वीं नहीं 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें कुल उत्तर प्रदेश में 47 महिलाएं जीत करके आई थी। विधानसभा की चुनाव की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितने हैं? 80 हैं। एसटी और एसटी के लिए लोकसभा की सीटें यहाँ पे देखो महत्वपूर्ण है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं तो यह ध्यान रखना कि एसटी के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक भी सीटें आरक्षित नहीं है लोकसभा की, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए एसटी के लिए 17 सीटें आरक्षित है। ठीक है, आपको पता है कि 2 जनजातियां दो आपकी शेड्यूल टाइप में आ गई। एक आपका एससी हो गया और उससे भी नीचे क्या हो गया? एसटी आ गया। ये शेड्यूल्ड कास्ट होता है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है, जनजातियां जिसको बोलते हैं। तो जनजातियों के लिए एक भी, अब बोलोगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या बहुत कम है, शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या ज्यादा है, इसलिए इनके लिए 17 सीटें लोकसभा के लिए। लेकिन अब जब देखोगे कि जब विधानसभा का चुनाव होगा तो विधानसभा के लिए सीटें आरक्षित है, अभी आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल कैसी है? तो आपको पता है कि द्विसदनात्मक है, यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान परिषद का गठन हुआ कब सर? तो 1937 में हुआ है विधान परिषद। जो 1937 से आजादी के पहले से ही उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका थी। तो विधान परिषद की संख्या कितनी है सर? तो 100 संख्या है, टोटल 100 नंबर ही, कोई टेंशन लेना नहीं है। और विधानसभा देखो यही तो है भाई। देखो क्या होता है, विधानमंडल होता है, समझने चलता, विधानमंडल होता है जो लखनऊ में है, ऐसे विधानमंडल है। इस विधानमंडल के 2 अंग, एक हो गया विधानसभा, ठीक है, एक हो गया विधान सभा, एक हो गया विधान परिषद, एक हो गया विधान परिषद। किसी को कंफ्यूजन हो तो समझेगा एकदम आराम से, टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से। विधान परिषद की कितनी सीटें? तो 100 सीटें। लेकिन विधानसभा कितनी सीटें? तो 403 सीटें। समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद कह रहा है सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कहां पे है? तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, 12 सीटें। प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखना, गाजियाबाद सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है जो दिल्ली के पास है।
अब देखो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला कौन सा जिला है, तो यह याद रखना नहीं है, बस ऐसे पढ़ लो। श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है, ललितपुर, हमीरपुर। जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है वहां पर 2-2 सीटें हैं। बस इतना ध्यान रखना कि बुंदेलखंड वाले रीजन में है, इसका मतलब है कि ऑप्शन में आएगा तो आप एलिमिनेट कर ले जाओगे। अच्छा, प्रदेश का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन, सबसे बड़ा तो गाजियाबाद हो गया, तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भी वहीं पर है, कहां पर, बागपत में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये ध्यान है। अब देखो आगे जो मैं आपको ऊपर समझा रहे थे कि विधानसभा के लिए लेकिन आरक्षित सीटों की संख्या एससी के लिए तो सबसे ज्यादा है, कितना, 84, लेकिन एसटी के लिए भी 2 सीटें दी गई। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश हो गया, सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, इन सब जगहों पे जनजातियां काफी निवास करती हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी दो जो है सीटें आरक्षित की गई है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो कंफ्यूजन मत रखना, टोटल 86 सीटें हैं शेड्यूल्ड कास्ट जो है पिछड़ी अनुसूचित जातियों के लिए, और उसमें भी बांटा गया है कि 86 जो है अनुसूचित जातियों के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के, 84 है ये, ठीक है, तो हो जाएगा टोटल 86। आ जाइए, भारत को पता है कि आपको उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय है, कहां पर, प्रयागराज में। इसका एक खंडपीठ कहां पर है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ में भी है। उच्च न्यायालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी, तो 1866 में हुआ था, कहां पर, आगरा, क्योंकि आपको पता है कि उस समय आगरा ही राजधानी हुआ करता था, तो आगरा में उसकी स्थापना की गई थी। 1869 में इसको कहां ला दिया गया, प्रयागराज में ला दिया गया। 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में कुल कितने औद्योगिक न्यायाधिकरण है, जो आपका ट्रिब्यूनल्स हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स है, कितने हैं, प्रयागराज में है। कैसे याद रखेंगे सर, देखो प्रयागराज में है, प्रयागराज के थोड़ा सा आगे बढ़ो तो आपको देखने को मिलेगा कानपुर, इधर याद रखो, फिर लखनऊ हुई, उसके आगे बढ़ो इधर आपको मिलेगा, तो 3 तो ऐसे याद रख लेना। और वाराणसी के अगर आगे बढ़ते हो तो गोरखपुर में था, वाराणसी को मत लगाना, मैं पहले बोल रहा हूँ, वो लोग कंफ्यूज करते हैं। वाराणसी के आगे बढ़ो, गोरखपुर आपको पता है फैजाबाद में, तो 4 हो गया। फिर उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाओ, 5 और 6 मेरठ और आगरा, मतलब कि प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, ठीक है। उसके बाद उसके पश्चिम में जाओ और उसके ऊपर जाओगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मेरठ और आगरा, और पूरब में चले जाओगे तो गोरखपुर, ठीक है, याद हो जाएगा। जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है। अब देखो लेकिन अगर ये तो जलवायु है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति देखा जाए तो उपोष्ण कटिबंधी में है। यह जलवायु कैसी मिलेगी यहाँ पर, उष्ण कटिबंधी, लेकिन अगर इसकी स्थिति देखा जाए उत्तर प्रदेश की तो उपोष्ण कटिबंधी है। उपोष्ण कटिबंधी क्या है सर, उपोष्ण कटिबंधी आपको समझाया भी था जब भारत वाला जब मैं समझा रहा था, क्वेश्चन आंसर करा रहा था जनरल वाला, तो उपोष्ण कटिबंधी का मतलब होता है जहां पे उष्ण भी हो, गर्म भी हो, और क्या हो, आर्द्र भी हो, आर्द्र भी हो, मतलब कि ह्यूमिडिटी भी हो। तो आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखेंगे तो आपको ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि यह उष्ण उपोष्ण दोनों में है, इसका मतलब, अरे सॉरी, उष्ण और आर्द्र दोनों में है, इसका मतलब यह इसकी स्थिति अगर हम बात करेंगे तो उपोष्ण हो जाएगा। लेकिन जलवायु कैसी चलती है, तो उष्ण कटिबंधीय है। अब देखो प्राकृतिक प्रदेश कैसा भैया, तो निश्चित रूप से आपको पता है, मैंने बताया था कि देखो ये शिवालिक है, इसी शिवालिक के नीचे क्या है, यह शिवालिक के पहाड़ है, यह शिवालिक है, लास्ट में क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर शिवालिक, ये सब डिस्कशन करता हूं रात को 9 बजे, जो जियोग्राफी वाली क्लास चलती है। तो शिवालिक के दक्षिण में क्या है, उत्तर प्रदेश का ही तो नंबर आता है, तो ये उत्तर प्रदेश का मैदानी इलाका है। तो शुरुआत में तो पहले आपका क्या मिलेगा, यहीं पर आपका पहले भाबर मिलेगा, क्योंकि नदियां जब लाती है बड़े बड़े कंकड़ पत्थर तो यहाँ पर छोड़ देती है बड़े बड़े बोल्डर, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, भाबर प्रदेश। भाबर मतलब बड़े बड़े जो बोल्डर वाले प्रदेश है, बड़े बड़े कंकड़, बड़े बड़े पत्थर, यहाँ पर नदियां विलुप्त होकर के कई कई किलोमीटर दूर जाके निकलती हैं, और जहां निकलती है उसको क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र, ठीक है। तो भाबर और तराई क्षेत्र हो गया, यही वाला जो ऊपर वाला उत्तर प्रदेश है। अब उसके बाद आगे थोड़ा सा नीचे चले घसक के आओगे तो आपको गंगा और यमुना क्या मिलेगा, मैदान मिलेगा, आपको पता है। और उसके भी नीचे चले आओगे तो आपको दक्षिण का बुंदेलखंड वाला रीजन पठार मिलेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आइए मैं थोड़ा सा मैप में आपको दिखा दूं ताकि कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। अभी मैं हालांकि मैप आगे है, फिर भी यहाँ देख लो, देखो यही वाला जो रीजन कह रहा है, देखो ये तो उत्तराखंड है, यहाँ जब नदियां निकल करके यहाँ आएंगी तो बड़े बड़े बोल्डर छोड़ेंगी यहाँ पर, तो इन सब जगहों पे जो ये आपका रीजन है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये भाबर प्रदेश देखने को मिलेगा, ये वाला रीजन, ठीक है, ये भाबर मिलेगा। और जब भाबर प्रदेश मिलेगा और यहाँ से जो नदियां विलुप्त होकर के जब इधर निकलेंगी तो ये आपका जो रीजन मिलेगा, ये आपका सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, ये तराई रीजन मिलता है। इसका मतलब कि ये भाबर है, और नीचे आएंगे तो तराई, और यह जो बीच वाला रीजन देखने को मिल रहा है यही आपका गंगा यमुना का मैदान है, यह वाला रीजन पूरा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद नीचे आओगे तो आपको पता है कि ये वाला जो रीजन है यही आपका बुंदेलखंड का पठार हो जाता है, यहाँ पठारी क्षेत्र, तो यही आपको बताने का मैं प्रयास
निश्चित रूप से आप लाइक करेंगे और कोई भी समस्या होगी तो कमेंट जरूर करेंगे। आप लोगों के ही भारी डिमांड पर हमने ये जो है यूपी स्पेशल को अच्छे तरीके से पढ़ाने का जो है कोशिश किया है। आज अब देखो उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, चंबल है, सोन है। अभी आप लोग यहाँ पढ़ लीजिए। अभी इसके जस्ट जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा नदियों वाला इसके बाद तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से दिखाएंगे। अब देखो इंडियन जो सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वाला जो आया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यह पूछा जाता है कि भारत में भारत के कुल वन का कितना प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश में वनावरण है, तो आप कहोगे 6.15% वनावरण है। ठीक है, राज्य में वनावरण में आपको पता है कि वन आवरण में वन और वृक्ष दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो वन आवरण की बात कर रहा है, हाँ वन की बात कर रहा है और वृक्ष की बात करेगा तो 3.08%। और यह वाला आंकड़ा खूब महत्वपूर्ण होता है कि जब वन और वृक्ष दोनों मिला दिया जाए तो वनावरण वन और वृक्षावरण अगर पूछे कि वन और वृक्षावरण उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं तो भारत के कुल वन और वृक्षावरण के कितना है 9.23%। यह इंपॉर्टेंट है, ये वाला आंकड़ा याद रखना। और सिर्फ अगर वन पूछे तो 6.1 और अगर वृक्ष पूछे तो 3% के आसपास लगभग। अब आ जाओ वनों के प्रकार कौन कौन है। देखो उष्णकटिबंधीय चूंकि जलवायु पाई जाती है तो वन भी उष्णकटिबंधीय पाए जाएंगे। देखो नम है, ठीक है, पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, कटीली वन। कैसे भैया, तो अभी हमने आपको बताया कि तराई वाला रीजन है तो जो तराई वाले रीजन में पाए जाएंगे वहां पे नम पर्णपाती पाए जाएंगे। जब आप आओगे थोड़ा सा मिडिल मध्य वाले भाग में तो वहां पर शुष्क पर्णपाती पाएंगे जहां पर पत्ते अपना गिरा देते हैं वृक्ष। उसके बाद और दक्षिण में आओगे बुंदेलखंड वाले रीजन में तो वहां पर कटीली झाड़ियां देखने को मिलेगी क्योंकि वहां पर शुष्कता बहुत ज्यादा है। ठीक है, यह बात आप ध्यान। उसके बाद देखो नीचे आते हैं, सबसे पूर्वी जिला आपको मैंने बता दिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली बता दिया, उत्तरी जिला सहारनपुर बता दिया, दक्षिणी जिला सोनभद्र बता दिया, सब बता दिया है। सबसे बड़ा जिला कौन है उत्तर प्रदेश का, तो लखीमपुर खीरी। याद रखना सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। इस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे छोटा जिला यहाँ पे देखो इस तरह से लंबे में फैला हुआ है, क्या नाम है इसका, हापुड़ नाम है। और उत्तर प्रदेश सटा हुआ मात्र एक ही देश तो है, उसका नाम क्या, नेपाल है। 780 किलोमीटर के आसपास लगभग सीमा बनाती है। नेपाल से कुल 7 जिले टच करते हैं, ये हमने आपको बताया। क्या बताया, पीला खीर है। पीला खीर क्या है, बहुत क्या है, स्वादिष्ट है। खाने के बाद बल आएगा और आपको सिद्ध करना होगा कि हम क्या है, उत्तर प्रदेश के महाराज। ठीक है, अब आ जाइए उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी जिस राज्य से सीमा लगती है, तो हमने आपको बताया कि 11 जिलों से सीमा टच करती है, किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की तो सबसे लंबी सीमा भी वही हो जाएगी, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जिलों से तो वही मध्य प्रदेश, मैंने बताया 11। सबसे न्यूनतम जिलों को कौन कौन स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश का जिला, तो देखो झारखंड मात्र सोनभद्र को टच करता है, छत्तीसगढ़ भी सोनभद्र को टच करता है, और हिमाचल प्रदेश किसको, सहारनपुर। हमने दिखाया था कि यहाँ पर देखो ये हिमाचल प्रदेश और यही सहारनपुर क्या होता है, स्टार्ट होता है, तो यही सहारनपुर है, मात्र हिमाचल प्रदेश से टच करता है। यहाँ पर दिखाया देखो ये सोनभद्र है, और यहाँ पे देखो इस तरह से क्या, ये छत्तीसगढ़ है, और इधर क्या है, यहाँ पे झारखंड है, इधर झारखंड है। ध्यान रखना अच्छे से, अगर याद होगा मैप आपको याद रखना है। तो मतलब झारखंड है, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश एक एक जिलों से सीमा टच करते हैं। बिहार की सीमावर्ती ये हमने आपको दिखाई दिया कि महाराजगंज है, देखो कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, चंदौली है, गाजीपुर है और सोनभद्र है। 7 जिले। झारखंड का सीमावर्ती हमने बता दिया सोनभद्र। उत्तराखंड का ये सब हमने आपको बता दिया। उत्तराखंड के साथ कौन कौन सीमा टच करता है, तो मैप खोल के सामने बैठिएगा और देखते रहिए कि रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत और मुजफ्फरनगर। ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ हमने आपको 11 जिलों के नाम दिखाया, पढ़ा और मैप में दिखाया, उसको आप देख लीजिए। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। ठीक, क्रम से याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला कौन सा, सोनभद्र ही है। और प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला कौन सा है राज्य, तो छत्तीसगढ़ है। किसको टच करता है, तो सोनभद्र को टच करता है, यहाँ पर आपको पता है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले कौन से हैं, तो राजस्थान के सीमावर्ती तो भी हमने आपको दिखाया कि आगरा और मथुरा। खूब पूछा जाता है, कंफ्यूजन मत करना, ठीक है, मेरठ नहीं है। हरियाणा के सीमावर्ती जिले कौन कौन से बच्चा, तो हरियाणा का हमने आपको दिखाया कि सहारनपुर है, शामली है और बागपत है। हिमाचल प्रदेश का सीमावर्ती जिला हमने दिखाया कौन कौन, सहारनपुर, हिमाचल प्रदेश से। दिल्ली को प्रदेश को स्पर्श करने वाला संघ साझा आपको पता है दिल्ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली को कौन कौन जिले टच करते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, मतलब कि लखनऊ है यहाँ पे फैला हुआ इस तरीके से, तो लखनऊ से कौन कौन से जिले टच करते हैं, इसकी बात हो रही है।
तो देखो लखनऊ से 1 2 3 4 5 जिले टच करते हैं। कौन कौन है? तो मैप में आप देखिए रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव। ठीक है, निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। मैप खोल के बैठना आपको, क्योंकि बार बार अगर हम मैप पीछे लेके जाएंगे तो थोड़ा सा समस्या आपको लगेगा। राज्य में मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। कौन कौन 18 मंडल है? अभी आगे मंडलों की चैप्टर आएगा और अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ जान लीजिए एक बार, मतलब कि देखो ध्यान रखना क्या होता है कि जैसे 18 मंडल है, इसको समझो थोड़ा सा। 18 मंडल है, कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? तो कुल 75 जिले आपको पता है। तो इसी 18 मंडल में 75 जिलों क्या किया गया है? बांटा गया है। किसी में 6 मंडल, किसी में 6 जिले होंगे, किसी में 5 जिले हैं, किसी में 3 जिले, किसी में 2 जिले हैं। ऐसे ऐसे करके क्या किया गया है? 18 मंडल में बांटा गया है, आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, आजमगढ़, आगरा और अलीगढ़। इतने जो है 18 जिले हैं जो 18 मंडल में बांटे गए। इनके साथ कई सारे जो है आपके जिले समाहित होंगे। अभी हम आपको मंडलों में ये चीज दिखाएंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन को ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है? आपको पता है बारहसिंगा है। ये राजकीय पशु की बात हो रही है। और पक्षी कौन है? सारस या क्रौंच है। अभी आपने देखा था सारस और क्रौंच की विवाद कितना हुआ था, जो पकड़ लिया था अपने पास रखे थे तो काफी विवाद हुआ और फॉरेस्ट विभाग ने उनसे लेकर के लिया करके वन में छोड़ा भी था। ठीक है, अब देखो राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। पुष्प कौन सा है? पलाश है। राजकीय चिन्ह कई बार पूछा जा चुका है कि एक वृत्त है, एक वृत्त है। और यहीं पर क्या है? दो मछली ऐसे हैं, दो मछली है इस तरीके से। और क्या है? एक तीर और एक धनुष भी इस पे है, ऐसे बाण बना करके ऐसे है और ऐसे ताना गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यह कब स्वीकृत मिली थी? तो 1938 में, आजादी की पहले की बात। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय भाषा आपने देखा कि दूसरा कौन सा है? उर्दू है। पहला कौन सा है? हिंदी। नृत्य कौन सा है? कथक है। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कथक है। ठीक है, एक होता है कथकली जो केरल का है, एक कथक होता है जो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का नामकरण के बारे में यहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लेना, ये थोड़ा सा पढ़ना जानकारी है, बस ऐसे ही। उत्तर प्रदेश का अतीत में मध्य प्रदेश, फिर आर्यावर्त, और आपको हमने बताया कि लास्ट में इसका नाम क्या पड़ा? संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत से फिर इसका क्या नाम पड़ा बाद में? कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, वैदिक काल में इसको देखो ब्रह्मर्षि देश भी जाना था। 1836 में इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 तक इसको क्या जाना गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के रूप में। ठीक है, और 1902 में इसको आगरा और अवध संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। और 1937 वाला पूछा जाता है कई बार, इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। उसके बाद हमने बताया कि जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। तो 1937 याद रखना और 1950, ये दोनों पूछा। अब आइए उत्तर प्रदेश में क्या क्या प्रथम, कौन कौन प्रथम रहा है। जैसे देखो उत्तर प्रदेश प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, जो विधानसभा में आपको बताया, विधानसभा और विधान परिषद दो पार्ट में मैंने बताया। देखो ये विधानमंडल है, इसमें एक विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, दो हमने बताया। तो यह जो विधानसभा है, ठीक है, उसकी बात कराए तो विधानसभा के प्रथम सभापति कौन है? सॉरी, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। कई बार पूछा गया है। ठीक है, और विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके चूंकि वहां पर क्या होंगे? सभापति होते हैं, तो उसके प्रथम सभापति कौन है? श्री चंद्रभाल। इसको याद रखना क्योंकि यह कम पूछा गया, पूछ जाने की संभावना है। पहली मुख्यमंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी है। प्रथम विश्वविद्यालय आपको पता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 से लेकर के 1969 तक। अब देखो यह भी कई बार पूछा गया, यह वाला याद रखना कि उत्तर प्रदेश में जो प्रथम जीव परिरक्षण संगठन की, मतलब जीवों को परिरक्षित करने के लिए संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। अब देखो विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 8 मार्च 1952 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन हुआ था। पहली मुख्यमंत्री कौन? सुश्री मायावती, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री हुई। पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी, लेकिन पहली दलित पूछे तो मायावती। इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय था, अगर हम प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछे आजादी के पहले तो कौन है? न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन। यह आजादी के पहले की बात हो रही है। लेकिन स्वतंत्र भारत की, जब भारत आजाद हो गया तब कौन है? न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा है कि राज्य का प्रथम एकमात्र मुख्य विश्वविद्यालय कौन है? सबको पता है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। प्रथम लोकायुक्त कौन है भैया? तो श्री विशंभर दयाल, जो है इनको याद रखना कि श्री विशंभर दयाल शर्मा इनका नाम है। श्री विशंभर दयाल कब? 77 से लेकर के 82 तक है
उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त। प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इनको याद रखना जेके टंडन, क्योंकि चुनावी माहौल है इसलिए थोड़ा पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश प्रथम चुनावी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन रहे भैया, तो जेके टंडन। ठीक है, अब आ जाओ, ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो गया। अब कुछ जो करंट अफेयर से संबंधित जो अभी रिसेंटली में उत्तर प्रदेश जिसमें जिसमें प्रथम रहा पूरे भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा, और यहाँ से भी क्वेश्चन एक दो फंसने की संभावना ज्यादा है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ लेना। कह रहा ना कि देश में अग्रणी, यह करंट अफेयर्स का बात है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के बारे में अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जिस पर स्टार लगा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो मैंने पढ़ाया है उसको भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि उसमें छोड़ने लायक कुछ है नहीं ज्यादा। कह रहा है प्रथम किसान सम्मान निधि, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, कह रहा है प्रथम किसान सम्मान निधि के तीव्र क्रियान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार किसको मिला है, तो उत्तर प्रदेश को। सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है उसके लिए बहुत तेजी के साथ क्रियान्वयन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसके लिए प्रथम पुरस्कृत किया गया है किसको, उत्तर प्रदेश को। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा खाते कहां खोले गए, उत्तर प्रदेश में। कितने, अगर पूछ रहे तो 7 करोड़। श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, कूलियों और पल्लेदारों को भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला यह भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद देश में सबसे अधिक एमएसएमई इकाइयां भी खोलने वाला कौन, एमएसएमई इकाई खोलने वाला भी उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य बन गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गन्ना चीनी उत्पादक देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर, गन्ना में भी और चीनी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, तीसरी बार पहला स्थान रहा। तो पूछा सकता है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ले ले चाहे शहरी ले ले, दोनों को मिला करके 43 लाख से अधिक आवास निर्मित या अभी तक जो स्वीकृत हुए हैं उसके मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा। गेहूं हुआ, देखो यह भी इंपॉर्टेंट है, गेहूं हुआ, गन्ना हुआ, आलू हुआ, हरी मटर हुआ, दुग्ध हुआ, आम हुआ, आंवला हुआ, इसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। कौन कौन याद रखेंगे सर, तो गेहूं याद रखना, गन्ना याद रखना, आलू याद रखना, दुग्ध याद रखना, आंवला याद रखना, इतना जरूर याद रखना, पूरा याद रख सकते हो, अच्छी बात है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय जिसको इज्जत घर बोला गया, उसके निर्माण में भी प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश। उज्ज्वला योजना के अंदर 1.69 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन बांट दिया गया और पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आया है। आपको पता है कि बलिया से स्टार्ट किया गया था योजना, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, क्या प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था या गृह मंत्री के द्वारा किया गया था। सौभाग्य योजना के रिकॉर्ड विद्युत संयोजन के लिए उत्तर प्रदेश क्या हुआ, पुरस्कृत किया गया है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो शुरुआत हुई थी, जो यह परियोजना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सभी को जो है बिजली पहुंचाने का जो यह परियोजना चली थी, यह इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत किया गया है। ऐसे क्या क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश को किस योजना के लिए क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, सौभाग्य योजना, ठीक है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये बात आप ध्यान रखना। फिर कह रहा है कि 10 राज्यों में लागू ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली का उपयोग में देश का प्रथम स्थान पर आया है, बहुत महत्वपूर्ण है। ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली क्या है, ऑनलाइन कार्रवाई करना, ऑनलाइन जो है चीजों को दर्ज करना, मतलब पुलिस के क्षेत्र में, पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण जो है प्रयास किया गया है। और चूंकि 10 राज्यों में लागू की गई थी यह, और 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश ने क्या किया, टॉप किया है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से एफआईआर दर्ज करना, प्रॉपर तरीके से उस पर कार्रवाई करना, प्रॉपर तरीके से डाटा को मेंटेन करना, इन सब में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, ये ध्यान रखना। 10 राज्यों। डीबीटी के माध्यम से किसानों को अनुदान के भुगतान में भी देखो, ऑनलाइन ट्रांसफर में भी क्या है, प्रथम स्थान पाया है। काफी महत्वपूर्ण सब चीजों को ध्यान पढ़ते रहो मेरे साथ साथ, तो याद हो जाएगा। अटल पेंशन योजना क्रियान्वयन में भी आपको पता है प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश द्वारा लागू डिजिटल भूमि प्रबंधन को क्या किया गया है, स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश ने डिजिटलीकरण भूमि के माध्यम भूमि को बनाने का प्रयास किया है। सभी जितने भी जमीन थे उसको कि उनका जो है ड्रोन के साथ मुआयना करके उसको मैपिंग करके ऑनलाइन चढ़ाया जाए, तो उस पर क्या किया, इसको स्वर्ण पुरस्कार मिला है। काफी महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, काफी चर्चा में भी था। उसके बाद देखो, एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को मिली राष्ट्रीय पहचान, ठीक है।
आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला था कि जितने हमारे जिले हैं 75 जिले हैं, 75 जिले के जो जो उत्पाद वहां के महत्वपूर्ण होते हैं उसको क्या करेंगे, हम राष्ट्रीय जो है पहचान दिलाएंगे। तो यही एक जिला एक उत्पाद को जो राष्ट्रीय पहचान मिली है। अब देखो मातृ मृत्यु दर 30% रिकॉर्ड गिरावट हो गई है। कहाँ के लिए, कहाँ, MMR अवार्ड दिया गया है उसको। मतलब कि जो जो मॉर्टेलिटी रेट थी वह क्या हुई है, उसमें कमी आई है, मतलब मृत्यु दर में तो 30% घटावट आई है, कमी आई है। और MMR अवार्ड दिया गया है, इसे पूछा जा सकता है किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को। मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानव वन्य जीव संघर्ष को, यह बात ध्यान रखना, मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया, उत्तर प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग में देश को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, ईज ऑफ रैंकिंग मतलब कि बिजनेस करने के हिसाब से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये सभी पढ़ लेना, हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए छोड़ दी, लेकिन आप पढ़ लेना। एक दिन में सर्वाधिक 25 करोड़ पौधरोपण करके विश्व रिकॉर्ड बन गया। ये पूछा जाता है, आंकड़ा ही पूछा सकता है कि ऐसे पूछा जाता है किस राज्य ने जो है एक दिन में सर्वाधिक पौधरोपण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, या उत्तर प्रदेश ने कितने पौधरोपण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद देखो वृक्षारोपण महाकुंभ में 39 लाख, ठीक है, 39 करोड़ 42 लाख पौधों का क्या किया गया, पौधरोपण किया गया। ये वृक्षारोपण महाकुंभ में। और प्रयागराज में एक निश्चित अवधि में क्या किया गया, 76,824 निःशुल्क पौध वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ये पूछा गया क्वेश्चन था, इसको हम लोग ध्यान रख लेना। ठीक, यह एक दिन की बात हो रही है, यह टोटल कह रहा है एक दिन में ही 25 करोड़ पौधा है। और टोटल की देखो वृक्षारोपण महाकुंभ में कुल लगभग 39.5 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। उसमें भी प्रयागराज की अगर बात करें तो 76,824 निःशुल्क पौध वितरण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में। यह क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट ध्यान। उत्तर प्रदेश की द मिलियन फार्मर्स स्कूल, ठीक है, इसे किसान पाठशाला भी बोलते हैं, द मिलियन फार्मर्स स्कूल योजना को अभियान योजना को अभिनव प्रयोग मानते हुए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन के द्वारा अन्य देशों में भी क्या किया है, लागू करने की अनुशंसा की गई। मतलब इतनी अच्छी यह योजना लगी कि वाशिंगटन के द्वारा, सोचो क्या किया गया, बोला गया कि अन्य देश भी इसको लागू करें। इसमें क्या होगा सर, द मिलियन फार्मर स्कूल योजना में इसमें किसानों को क्या दिया जाएगा, एक उचित जानकारी दिया जाएगा, टेक्निकल जो जानकारी से जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं किसान जो ट्रेडिशनल परंपरागत खेती करता चला रहा उसी करता चला जाए, उनको ऐप की सुविधा दी जाएगी, उनको एक टाइम कोर्स चलाया जाएगा कितने से इतने बजे तक, उनको पढ़ाया जाएगा कि ये बीज डालिए, ऐसा फसल उगाइए, ये पानी इस समय डालिए, ये आप खाद डालिए, सब कुछ इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, नहीं चलते हैं। ई चलान व्यवस्था लागू कर उत्तर प्रदेश क्या है, देश का पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। ई चलान व्यवस्था देखते हो कितना तेज मोबाइल से फोटो खींच अपलोड हो रहा है। आप लोग का भी चलान कटा, जिसका कटा है निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखे। ठीक है, देखो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल भी पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, ये आपको पता है, काफी चर्चा में भी था। ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल में जेम टॉप बायर पुरस्कार से दिया गया किसको, उत्तर प्रदेश को। किसको, ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल में। ठीक है, जेम टॉप बायर पुरस्कार। उसके बाद करा ई प्रोक्योरमेंट में प्रथम स्थान एवं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पुरस्कार किसको मिला, उत्तर प्रदेश को मिला। फिर उसके बाद देखो अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में लगभग 6,06,569 लाख जीपों को जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। तो यह भी ध्यान रखना, दीपों की संख्या पूछी जाती है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार का दर्जा मिल गया था, और यह भी सवाल पूछा गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने डिस्कशन किया अभी तक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आइए अब इससे संबंधित कुछ एग्जाम कैप्सूल दिया गया है, इसको आप लोग क्या करना है, बिना पानी के अंदर कर लेना है, पानी के साथ नहीं, बिना पानी के। बिना पानी के क्यों सर, बिना पानी करेंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं पानी के साथ मिक्स हो जाएगा तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक तरफ दिया हुआ है कि जहां जहां ये सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप जरूर करिएगा। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, देखो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो लगभग 7.5% के आसपास है। ये सब बातें हो भी चुकी ऊपर, जो हो गया होगा वो, जो नया होगा यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नए बनाए होंगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा जो मछली हमने आपको दिखाया
कि यह उत्तर प्रदेश का चिन्ह लिया गया है वह रूमी दरवाजा से अंगीकार किया गया है। रूमी दरवाजा कहाँ पर है आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप में, लखनऊ में है, बरेली में है और वाराणसी में है या कहाँ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, हमने बताया कि सब याद रख लेना, और कुशीनगर उसमें से नहीं, क्योंकि कुशीनगर क्या है नीचे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा नहीं है, तो हमने अभी आपको दिखाया, ठीक है। तीर्थधनुष है, मछली है, ये सब आपने देखा, तो मोर उसमें तो था नहीं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, और सबसे ज्यादा कौन सा है, लखीमपुर खीरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से, देखो लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर क्या है, सबसे जो है कम क्षेत्रफल, और सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी मैंने बताया था, सबसे कम कौन, संत रविदास नगर, ये ध्यान रखना, ठीक। अब उसके बाद देखो ठीक है, कहाँ छूट गया क्वेश्चन, हाँ, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, अच्छा वही तो है, ठीक है। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा क्या करता है, बनाता है, उत्तरांचल को अब क्या बोलोगे, उत्तराखंड बोलोगे, ठीक है। तो क्या है, सहारनपुर, हमने पता है कि सहारनपुर देखो ऐसे ही है, इस तरीके से है, ठीक, इधर ध्यान रख लेना। तो आप देखोगे कि इधर क्या है, इधर हरियाणा है, यहाँ पे देखो ये हिमाचल प्रदेश है, और इधर क्या है, इधर उत्तराखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा, आपको पता है बलिया है, पश्चिमी आप लोग बताइए शामली है, उत्तरी कौन सहारनपुर, और दक्षिणी कौन है सोनभद्र। तो ये देखो उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, तो सोनभद्र। 4 राज्यों के साथ कौन कौन सा 4 राज्य है, एक मिनट रुक जाइए, मिटा दे फिर बताए। हाँ, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद 4 राज्यों के साथ, 4 अलग अलग राज्यों के साथ, देखो सोनभद्र ऐसे ही तो है, सोनभद्र ऐसे ही है। तो यहां पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या छत्तीसगढ़ था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर झारखंड था, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बिहार था, और इधर क्या था, एमपी था। तो हो नहीं गया 4 राज्य, तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो हमने बताया था कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यह ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, 75 से पूछा गया क्वेश्चन है, देखो विधान भवन में पूछा गया है यह। उसके बाद कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल में, भारत में क्षेत्रफल दृष्टि कौन सा है, तो हमने बताया चौथा है। पहला कौन है सर, तो पहला राजस्थान है, दूसरा कौन है, मध्य प्रदेश है, तीसरा कौन है, तीसरा महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो क्रॉन्च या सारस है। सब बातें देखो हो चुकी, वही सब पूछा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य का कब अस्तित्व में आया था, हमने बताया था कि 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था, तो 1 अप्रैल 1937 में। देखो ग्राम विकास अधिकारी में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। राजकीय पशु के बारे में हमने आपको बात किया, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी आपको ऊपर पूछ ही लिया गया है, ठीक है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके, उत्तर मैंने बताया ना कि ये पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। 1950 में, कब, 24 जनवरी को, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब कर दिया गया, और इसको जो है कब हम लोग मनाते हैं। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहा, भाई प्रयागराज ही तो था, उस समय तो इलाहाबाद नाम था, तो इलाहाबाद से लखनऊ क्या कर दिया गया, स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, पहले आंशिक रूप से था, बाद में उसको क्या कर दिया गया, पूर्णतः बना दिया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास किसको कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन है, तो पलाश है। पलाश का फूल रेड कलर का होता है, इसके जंगल की आग भी बोलते हैं, ठीक है। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्या आप बताइए कि आपको ये चीजें कैसी लगी, या सही तरीके से आपको आ रहा था, नहीं आ रहा था, या इस जो मैं सेशन ले रहा हूं उसमें आपको फायदा हो रहा है या नहीं। तो निश्चित रूप से कैसे पता चलेगा, तो सर इसके लिए आप क्या करेंगे, थंब रेज करेंगे और लाइक, ठीक है, निश्चित रूप से ऐसा ही होता है ना भाई। चलो आ जाओ, सेकेंड चैप्टर, उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए। अब देखो जो मेन मेन चीजों को बस उसी को हम हाईलाइट करेंगे, बाकी आपको डिटेल पढ़ना होगा तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से चैनल से क्या करेंगे, आप इसको डाउनलोड करेंगे। देखो 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ, उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया। अस्तित्व का मतलब है कि पूर्ण रूप से, क्योंकि इसके पहले उत्तराखंड भी था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, 13 जिलों को अलग किया गया। तो 9 नवंबर 2000 को क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश वर्तमान का जो भौगोलिक स्वरूप है, ये वाला जो भी भौगोलिक स्वरूप है, ये आपका कब आया, ये आपका यहाँ पे ये बना देना, और यहाँ पे ये
ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक, अब आओ, ये सब बातें हो चुकी हैं, बार बार रिवीजन नहीं होगा कि 23.5 से लेकर के 30.5 डिग्री अक्षांशीय, 77 से लेकर के 84.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में है। टोटल क्षेत्रफल 2,40,000, हमने कहा 2,41,000 के आसपास याद कर लेना। हमने कहा कि कुल क्षेत्रफल का 7.5% है भारत का। सबसे उत्तरी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला सब हो चुका है। कुल कितने, 8 राज्य, एक संघ, 9 टोटल हो गए। किसके साथ ज्यादा लगाता है, सीमा 11 मध्य प्रदेश था। सब कुछ बातें हो चुका है, वही सब रिविजन है, बार बार नहीं करेंगे। 4 चौथा स्थान है, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा नंबर आता है। ठीक है, ये सबने बता दिया है कि मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन जिले टच करते हैं, बिहार के साथ कौन कौन टच करते हैं। देखो, उत्तराखंड के साथ, हरियाणा के साथ, देखो सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और शामली। कितने साथ होंगे, 1 2 3 4, 6 है क्या, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6। इसको याद रखना, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ हमने आपको दिखाया मैप में, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, सीमावर्ती देश नेपाल के बारे में देखा, कौन कौन से जिला, इसके लिए ट्रिक भी हमने बताया कि पीला खीरा, खीर क्या होता है, पीला ही होता है, तो पीला खीर क्या है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और खाने के बाद बलपूर्वक सिद्ध करना पड़ता है कि यूपी के महाराज। इतने से आपका काम बन जाएगा, निश्चित रूप से आप देखेंगे तो कर ले जाएंगे। देखो, उत्तर प्रदेश, हिमालय हमने आपको शुरू में बताया कि जो शिवालिक श्रेणी है, इस शिवालय के क्या है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित है, तो शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम में आपको पता है कि यमुना नदी आपको आती है, और दक्षिण में क्या आपको देखने को मिलेगा, एकदम दक्षिण में पाएंगे तो विंध्य पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा, जो मध्य प्रदेश से लेकर के फैली हुई है, झारखंड तक गई हुई है। पूरा पूर्व में कहां तक इसका बाउंड्री टच करता है, तो आप देखेंगे गंडक नदी तक आपको सीमा इसके देखने को मिलेगा। इसका मतलब पश्चिम में देख रहे हैं तो यमुना नदी, पूर्व में देख रहे हैं तो गंडक, उत्तर में देख रहे हैं तो क्या, शिवालिक पहाड़, और दक्षिण में देख रहे हैं तो विंध्य, इसके बीच में इसकी सीमा घिरी हुई है। ठीक है, और ये सब बातें हो ही चुकी हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। अच्छा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो आपका, मतलब कि ये आपका जो दिल्ली है, तो दिल्ली से सटे हुए जो जिले हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, तो वही बात कर रहा है कि कुल कितने जो है, तो 8 जिले उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। ये बात ध्यान रखना। सबसे ज्यादा किसके जिले शामिल किए गए हैं, तो 14 जिले हरियाणा के। ठीक है, उसके बाद 2 जिले किसके, राजस्थान के भी शामिल किए गए, ये सब पूछा जाता है। अब इधर देखो, तो 8 जिले कौन कौन से सर, तो बागपत है, शामली है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है, हापुड़ है, और मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद। यही 8 जिले हैं। निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा, अभी आपको मैप भी दिखा दिया जाएगा एक बार। ठीक है, कौन कौन, बागपत, शामली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़ और मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद। देखो, उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक दृष्टि की बात करेंगे तो आपको पता है कि पूरा भारत ही है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो उत्तर प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का पार्ट हो जाएगा। गोंडवाना लैंड कैसे पार्ट होता है, तो आपको पता है कि यहाँ अफ्रीका महाद्वीप से भारत क्या था, पहले यहाँ पर चिपका हुआ था, सटा हुआ था, और उसके बाद भारत का जो है विस्तार हुआ, उत्तर की तरफ खिसका हुआ, और धीरे 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 भारत आज अपनी अवस्थिति में आया। तो ये जो प्राचीन भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत है, यही आपका प्राचीन भारत एक्चुअल में है, और इसी को क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड बोलते हैं, क्योंकि गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब बाद में हिमालय का भी निर्माण हो गया, तो पूरा भारत क्या है, गोंडवाना लैंड का पार्ट आता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये सब गोंडवाना लैंड के भाग आते हैं। जबकि अमेरिका हो गया, मतलब उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये सब कहाँ, आपका जो यूरेशिया वाला पार्ट हो गया, ये सब कहाँ, ये सब अंगारा लैंड में आते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अब देखो, उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास के बारे में देखो, यही सब बातें हुई। ये आपका क्या है, शिवालिक वाला रेंजेस है, यही शिवालिक रेंजेस फैला हुआ है ऐसे। ठीक है, ये ध्यान रखना, शिवालिक रेंज फैला हुआ है। अब जब इस शिवालिक रेंजेस से नदियां निकल करके आएंगी यहाँ पर, देखो यहाँ ये क्या है, सब शिवालिक रेंजेस है। जब यहाँ से नदियां निकल करके आएंगे अपना जल, तो आपको पता है कि जब नीचे जहां पर ढलान कम होता है, तो वहां पर बड़े बड़े जो बोल्डर पत्थर होंगे छोड़ना शुरू करेंगी। तो यहाँ पर जब बोल्डर छोड़ना शुरू करेंगे, बच्चा ध्यान समझना, यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर क्या होंगे, यहाँ पर छोड़ दिए जाएंगे। ध्यान समझना, ये छोड़ दिए जाएंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, भाबर प्रदेश। इसी को हम लोग बोलते हैं भाबर प्रदेश। और यहाँ पर नदियां कई कई किलोमीटर तक विलुप्त हो जाती हैं, और जहां निकलती है, देखो यहाँ पर फिर निकलेंगी। अब ये जब निकलेंगी तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तराई प्रदेश। इसी में आपका श्रावस्ती है, इसी में आप देखेंगे लखीमपुर खीरी है, बहराइच है। ठीक है, सब इसी, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, कुछ सब इसी वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 पार्ट हमने देखने को मिला। इधर वाला जो रीजन है, ये तराई प्रदेश है। एक्चुअल में अगर इसको बांटे तो ये तराई प्रदेश है, तराई प्रदेश है। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं भाबर प्रदेश। ध्यान समझना, किताब के चक्कर में पड़ेगा, फंसे रह जाओगे, समझ में नहीं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, फिर हमने बीच वाले पार्ट को बताया था कि देखो यही गंगा यमुना क्या है, ये पूरा द्वाब है। आपको पता है सबसे उपजाऊ वाला सेक्टर यही है, यहीं पे गंगा यमुना द्वाब है, और आबादी भी सबसे ज्यादा देखने को इसी रीजन में मिलेगी। ये आपका क्या है सर, यही आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। आपको पता है कि ये वाला रीजन तो आपका बुंदेलखंड का यही पठार है, ये बुंदेलखंड वाले रीजन में आता है। और इधर क्या है, ये सोनभद्र वाला रीजन आ जाता है। तो दक्षिण का पठारी वाला रीजन भी देखने को आपको मिलता है। यहीं पर आपको जो है
कटीली झाड़ियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कैसी झाड़ियां देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर शुष्क झाड़ियां देखने को मिलेगी जो पत्ते अपने गिराते हैं, पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको तराई वाले क्षेत्र में आर्द्र आर्द्र जो वन होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी सब कहानी को यहाँ लिखा गया जो मैंने आपको समझाया। इसको आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो बेशक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए इस संबंध में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से अवरोही आरोही क्रम कौन सा है, मतलब कि क्षेत्रफल के हिसाब से, भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से गौतम बुद्ध नगर। आरोही मतलब क्या होता है बच्चा, आरोही मतलब होता है बढ़ते, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। मतलब सबसे छोटा कौन सा जिला है, गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, सोनभद्र। जो ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से लगाया गया है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो कौन सा, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़ है। ठीक है, यह जो जिला उसमें दिया गया था ऑप्शन में, उसी 4 में मिलाया गया। ये बात ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये चूंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा हुआ, तो यही 4 ऑप्शन दिया होगा तो उसके हिसाब से लगाना था। ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना। देखो ये जो 4 जिले दिए हुए थे इसमें क्रम लगाना था। तो सबसे उत्तर में आप देखोगे तो सिद्धार्थ नगर, उसके नीचे देखोगे तो संत कबीर नगर, उसके नीचे देखोगे तो अम्बेडकर नगर, और संत रविदास नगर, जिसे भदोही भी बोलते हैं, कालीन वाला सेक्टर है भदोही। ठीक है, तो ये सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा। यह जो देगा उसी क्रम में तो लगाना पड़ेगा। तो इन 4 में सबसे नीचे कौन आएगा, रविदास नगर। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है, 7। जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वहां पर कुल 7 जो है जिले हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अभी हमने आपको ऊपर दिखाया भी, हमीरपुर है, जालौन है, और आपका बांदा है, ये पूरा कंप्लीट है। और आपका वो ललितपुर है। ठीक है, ऊपर चलेंगे तो दिखा देंगे एक बार फिर से। फिलहाल आप यहाँ पढ़ लीजिए मैप में, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा आद्य कल्प प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, तो हमने आपको बताया कि बुंदेलखंड वाला रीजन। ठीक है, ये प्राचीनतम आद्य कल्प शैलों से निर्मित, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत वाले रीजन में चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, इस वाले रीजन में चला जाता है, इसलिए इसको पुराना वाला, इसका निर्माण पहले ही हो चुका है। जबकि आप देखो उत्तर शिवालिक वाला रीजन, इसका निर्माण बाद में हुआ है। कब हुआ है, टर्सीली काल या तृतीय काल में हुआ है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है, तो निश्चित रूप से पूर्वी क्षेत्र। भी हमने आपको दिखाया भी कि देखो तराई वाला रीजन कहाँ है। ये आप ध्यान में थोड़ा मैप रखिए और मैप शामिल रखिए, बार बार मैं पीछे करूंगा तो आपको दिक्कत शुरू हो जाएगा। अब देखो बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले रीजन में बुंदेलखंड वाला सीमा है। एक बार फिर से दिखाई देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा नीचे नहीं जाना है। ये देखो, यही तो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है। तो इधर क्या, इधर एमपी है। आपको पता है कि यहाँ से एमपी स्टार्ट होता है, इधर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक एमपी है। तो ये पूरा एमपी और उत्तर प्रदेश का जिला हो जाता है। और देखो यही मैंने आपको बताया था कि तराई वाला रीजन यही है। ठीक है, चलो उम्मीद करते समझ में आएगा भैया आपको। लाइक जरूर प्लीज कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा टच है, तो बलिया जिला, और सबसे पूर्वी जिला भी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है कौन, नेपाल। मैंने आपको बता ही दिया, एक ही मात्र देश है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ करती है, कौन सा एक राज्य में शामिल नहीं है। देखो जो ऑप्शन दिया होगा उसमें उड़ीसा रहा होगा, तो उड़ीसा की तो बाउंड्री टच नहीं करती तो कहां से हो जाएगा, तो सीधी सी बात है। अब उसमें कौन दिया रहा होगा, तो झारखंड दिया होगा, छत्तीसगढ़ दिया रहा होगा, बिहार दिया रहा होगा, तो तीनों टच करता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी सीमा, हमने बता दिया कि उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा टच करती है। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, महोबा। ठीक है, महोबा आपको भी दिखाएंगे भी मैप में, एक बार फिर से टेंशन मत लेना बुंदेलखंड रीजन को। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, तो 7.3%। ये आपको बताया, हमने कहा कि लगभग 7.5% याद रखना, काम बन जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बार बार बातें हो रही, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा कौन है, हापुड़ है। कौन सा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य में है, तो सीमावर्ती राज्य में वहां 4 ऑप्शन दिया रहा होगा, उसमें राजस्थान निश्चित रूप से है। ठीक है, कौन कौन, आगरा और मथुरा से इसका जो है टच करते हैं। ठीक है, बाउंड्री ये हो गया। तो 2 चैप्टर आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया बच्चा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आपको मैप दिखा देते हैं, फिर चलते हैं। 1 मिनट बस रुक जाइए, बार बार पीछे करने में थोड़ा सा वो करता है, इसीलिए नहीं दिखा रहे थे। हाँ देखो, यही आपके जो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यही 7 जिले क्या है, ये आपके आते हैं बुंदेलखंड रीजन में। देखो चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, झांसी है, जालौन है, उसके बाद देखो कहा गया, इटावा है, और यहाँ पर क्या है, बांदा। बांदा तो है, ठीक है। यही 7 जिले आपके आते हैं जो वहां पे बातचीत किया जाएगा। इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, इसको याद रखिए। ठीक है, ये बुंदेलखंड रीजन आपको दिखाना था, हमने दिखा दिया। आ जाओ, 2 चैप्टर अच्छे तरीके से आप लोगों ने कंप्लीट किया। अब लाइक तो एक बनता है, जो लोग नए आए होंगे, जुड़े होंगे बाद में, वो लोग बता देंगे कि हाँ, कुछ लोग को आदत है भगा कर भी देखने का,
जो भगा के देख रहे होंगे, अगर यहाँ देख रहे होंगे तो लाइक करके आगे बढ़े। चलो, तीसरा क्या है, जलवायु। अब एक मिनट देख भी लेके क्या सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, सब कुछ सही से चल रहा है, समझ में आ रहा है हमारी बातचीत, पढ़ाने का तरीका। चलिए, उत्तर प्रदेश का जलवायु और मृदा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मैप देख लीजिए। पहले हमने आपको बताया कि देखो, मोटा मोटी अगर उत्तर प्रदेश को बांट रहे हैं तो 3 भाग में बांट रहे हैं। एक तो ऊपर वाला पार्ट बांट रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने बताया कि देखो भाबर है, और भाबर और तराई वाला रीजन, क्योंकि पूरा वाला तराई हो जाता है इधर, ये तराई है, ये सब तराई वाला रीजन है, और ये क्या है, भाबर है। तो ये वाला भाबर हमने आपको बता दिया, बड़े बड़े बोल्डर कंकर पत्थर भाबर, और जहां नदियां निकल करके अपना मैदान पूरा जल पसार देती है उसको क्या बोलते हैं, तराई, ठीक है। तो तराई यहाँ पर काफी काफी ये खतरनाक प्रदेश भी है। गोरखपुर वाला रीजन आपको पता है, सबसे ज्यादा वहीं पर जापानी इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, तमाम तरह के मॉस्किटो, मच्छर सब यहीं पे तो पैदा होंगे, और काफी बीमारियां भी यहाँ फैलती हैं। उसके बाद देखो, जो हमने बीच में बांटा था, जो गंगा यमुना का दोआब वाला सेक्टर था, तो यहाँ पर, और तीसरा हमने क्या बांटा था, बुंदेलखंड वाला रीजन बांटा था, पठारी वाला बांटा था, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो वर्षा होगी, इस वाले रीजन में आपको पता है कि इस वाले रीजन में अन्य रीजन की अपेक्षा अधिक वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है, तो यह मध्यम वर्षा यहाँ पर होती है। मध्यम वर्षा में आप देखोगे 120 से लेकर के 180 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ हो जाती है। ये देखो लिखा भी है, 120 से लेकर के 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यह जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर भी चूंकि गंगा यमुना का दोआब है, यहाँ से भी जल उठ करके बरसात कर लेते हैं, इसका मतलब 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन सबसे कम वर्षा अगर हम बात करेंगे बुंदेलखंड वाले रीजन में, इसीलिए यहाँ पर चना सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, आप देखोगे। तो यह जो आपका अति अल्प वर्षा वाला रीजन कौन सा है, यही पठारी आपका जो रीजन है, इसी वाले रीजन में कम वर्षा होता है। इसी के बारे में सब कहानियां यहाँ पे लिखी गई हैं, या ध्यान रखना, ठीक है। चलो, जो हम समझा रहे हैं बस मैप समझते जाइए, क्वेश्चन आंसर लगाते जाइए, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, जो महत्वपूर्ण पॉइंट उस पर हमने बताया है, प्रदेश में झांसी एवं आगरा जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, और जबकि बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। बरेली का झुमका गिरा रे, वहां पर सबसे कम गर्मी पड़ती है, ठीक। अब उसके बाद देखो, प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा कहां पर होता है, कई बार पूछा गया है। जाहिर सी बात, हमने आपको बताया तराई, गोरखपुर, जापानी इंसेफ्लाइटिस, सबसे ज्यादा बीमारियां, तो वहीं पर सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा होती है। देखो लगभग 184 सेंटीमीटर। जबकि सबसे कम कहां होगा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, मथुरा में। ध्यान रखना, सबसे पश्चिम वाले रीजन में, कहा, मथुरा में। चलो, अब उसके बाद देखो, एक प्रश्न और अच्छे इंपॉर्टेंट यहां से बन सकते हैं। हाँ, गंगा के मैदानी क्षेत्र मृदा में बनावट के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है भाई। एक होता है खादर मिट्टी, एक होती है बांगर मिट्टी, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे गंगा का जब बाढ़ आता है तो 2 प्रकार की मिट्टी वहां पे देखने को मिलती है, यही से पूछा जाता है बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी कुछ और नहीं होती है, जो हर बार बाढ़ आता है और हर बार जो मिट्टियां छोड़ करके जाती है, जैसे नदी है, भी नदियों से जो बाढ़ आया, ये जो मिट्टियां छोड़ करके जा रही है अपने चारों तरफ, ठीक है, नवीन मिट्टी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर। लेकिन अब ये मिट्टी नहीं हो गई, लेकिन अगले बार जब बाढ़ आया, ठीक है, तो ये आया, अब यहीं तक छोड़ के गई। अब ये जो मिट्टी है, मान लो यहाँ पर 3-4 साल तक, 5 साल तक बाढ़ की पानी नहीं पहुंच रही है, इसी रीजन में बाढ़ की पानी पहुंच रही है, और यहीं तक बार बार मिट्टियां छोड़ के जा रही है, क्योंकि अब ये वाला प्रदेश तो ऊंचा टीला हो गया होगा ना, कई बार छोड़ते छोड़ते अब ये ऊंचा हो गया होगा, तो यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा होगा। तो ये जो पुरानी मिट्टियां होती है दूर वाली, इसको हम लोग बोलते हैं बांगर, ध्यान समझना, इसको हम लोग बोलते हैं बांगर मिट्टी। और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, काफी उपजाऊ होती है, काफी उर्वर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं खादर मिट्टी। खाद से जोड़ना, खाद हमेशा क्या होता है, उर्वरक होता है, तो खादर, और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है, और कुछ नहीं। अब देखो, फिर उसके बाद कह रहा है कि बांगर और खादर मिट्टी के अतिरिक्त बनावट के आधार पर उत्तरी मैदान की मिट्टियों को अन्य उपभागों में बांटा गया है। जैसे लवड़ी मिट्टी, जैसे लवड़ी मिट्टी कहाँ हो जाएगी, जैसे गोरखपुर रीजन में जाएंगे, जहां पर हमेशा पानी डूबा रहेगा, तो वहां की मिट्टी लवड़ी नहीं हो जाएगी, तो वही लवड़ी मिट्टी हो जाती है। क्षारी मिट्टी हो जाती है वहां की। फिर उसके बाद देखो, मरुस्थली मिट्टी, हमने आपको बताया कि जब आप बुंदेलखंड रीजन में आएंगे, थोड़ा सा पश्चिम रीजन बढ़ेंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा सा मरुस्थल भी देखने को मिलेगा, जहाँ वहीं पे पठारी वाला रीजन है, ठीक है। तो उसको उसके उप पार्ट में हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली खादर और बांगर मुख्य रीजन है। उसके बाद अलग अलग मिट्टियों को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि पूछा जाता है, मैं उसको अभी आपको बताऊंगा। देखो, प्रदेश की ऊसर भूमि, ऊसर मतलब क्या होता है, जिसमें खेती बाड़ी न हो, ठीक है, कुरेह बोलते हैं। यह कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि किस नाम से जाना जाता है। तो ऊसर भूमि क्या होती है बच्चा, ऊसर भूमि वो भूमि होती है जिसमें खेती बाड़ी नहीं हो पाती है, ठीक है। अब देखो, ऊसर भूमि 2 प्रकार की होती है, एक तो आपका क्षारी भूमि भी हो जाती है, और कहीं कहीं लवड़ी भूमि भी होती है, दोनों की वजह से उसमें खेती नहीं हो पाती है, ठीक है। अब देखो, कल्लर कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं कहीं बंजर, तो 3 नामों से जानते हैं, रेह,
कल्लर और बंजर अलग अलग स्थानों पे, कल्लर अलग अलग स्थानों पे बंजर। ठीक है, अब देखो रेह युक्त क्षारीय ऊषर मृदा प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, रेह वाली जो भूमि है सबसे ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि ये क्षारीय मिट्टी से जो बनी होती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली रेह बोलते हैं, और यही सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहीं कहीं कल्लर, कहीं कहीं बंजर भी पाई जाती है। आ जाओ मरुस्थली मृदा, हमने आपको बताया ना, मरुस्थली मृदा पश्चिमी साइड में देखो, आगरा हुआ, अलीगढ़ हुआ, वहां पर क्या है, मरुस्थली मृदा पाई जाती है। बुंदेलखंडी मृदा, आपको पता है बुंदेलखंड वाला रीजन हमने आपको दिखाया, सातों प्रदेश को दिखाया। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, तो आप चले जाना मिर्जापुर में, सोनभद्र वाले जिले में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर कुछ लाल वाली मिट्टी भी देखने को मिल जाती है। अब देखो अगर इसमें पूछा जाए तो जीवाश्म चूना पत्थर, चूना की और फास्फोरस की और नाइट्रोजन क्या होगी, हमेशा कमी पाई जाएगी। यह तो ज्यादातर भारत के सभी मृदाओं में कमी पाई जाती है। ठीक है, अब देखो एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है, माड़ या मार, चाहे मार दे दे चाहे मार दे दे, ठीक है, मिट्टी काली या रेंगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। आपने पढ़ा होगा कि काली मिट्टी या कपासी मिट्टी, उसको रेंगुर मिट्टी बोलते हैं। कहाँ, महाराष्ट्र वाले रीजन बोलते हैं, गुजरात वाले रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो वही उत्तर प्रदेश में बता रहा है कि माड़ या मार मिट्टी उसी के समान क्या होती है, समान चिपचिपी होती है। जैसे ये जल धारण करेगा काफी चिपचिपी हो जाती है, और सूखने के बाद क्या होती है, काफी कड़ी हो जाती है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है। अब देखो यह बुंदेलखंड वाली मिट्टियों में पाया जाता है, ये माड़ या मार मिट्टी। रौकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय और पठारी पर हमने आपको दिखा दिया, जबकि भाट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में, कहाँ पर, कुशीनगर वाले रीजन में। पड़वा मिट्टी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, मतलब हमने बताया ना अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, और ये सभी की सभी मिट्टियां कहाँ, बुंदेलखंड में ही पाई जाती हैं। मतलब माड़ हो जाए, मार हो जाए, राकड़ मिट्टी हो जाए, भाट मिट्टी हो जाए, पड़वा मिट्टी हो जाए, अलग अलग जगह पर। ठीक है, कहाँ पर, आपका बुंदेलखंड वाले रीजन में पाई जाती है। ठीक है, और जल प्लावित नदी के किनारे जो पाई जाती मिट्टी उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव मिट्टी। अब देखो उन्हीं के बारे में यहाँ पर चार्ट बना दिया गया, थोड़ा सा याद रख लो, काम बन जाएगा। देखो इसे खादर कहाँ पे है, तो खादर हमने दिखाया कि नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसी को कछारी मिट्टी बोलेंगे। दो मिट्टियों से मिलकर बना होता है, इसलिए दो मटियार मिट्टी बोलते हैं। सिल्ट बलुआ भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बांगर क्या होता है, हमने आपको बताया कि पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। और ये क्या होता है, दोमट, यह भी होता है, क्योंकि यह भी तो उसी का पार्ट है, दो मिट्टियों से बना, लेकिन यह ऊपर ऊपर वाले क्षेत्र में आता है, और यह यहाँ पर बाढ़ का पानी हर बार नहीं पहुंच पाता है। पुरानी मिट्टी होती है, कम उपजाऊ होती है। ठीक है, इसको बलुई दोमट बोलते हैं। ऊसर मिट्टी हमने आपको बताया अभी, जहां पर जो है खेती बाड़ी ना हो सके, रेह होता है, उसको बंजर बोलते हैं। कल्लर बोलते हैं, हमने बताया कि रेह वाली मिट्टी ही सबसे ज्यादा फैली हुई है। लवड़ी और क्षारी दोनों प्रकार की हो सकती है। अगर लवड़ अधिक हो जाएगा मिट्टी में तब भी वो बंजर हो जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा क्षारी हो जाए, एल्कलाइन हो जाएगा, तब भी। ठीक है, इसी में आपको जिप्सम मिला करके, चूना मिला करके इसको क्या किया जाता है, सही किया जाता है। अब देखो बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी को किस नाम से, ढूढ़ नाम से जानते हैं। ऊंचा टीला के रूप में से देखो, कई कई ऊंचा टीला के रूप में पड़ी हुई है, तो वो बलुई मिट्टी होती है, उसको भूड़ के नाम जाना जाता है। काली मिट्टी को देखो रेगुर मिट्टी, फरेल मिट्टी या कपासी मृदा के नाम जाना जाता है। और बुंदेलखंड की जो मिट्टियां थी अभी हमने आपको बताया, क्या लाल मिट्टी, पड़वा मिट्टी, माड़ या मार मिट्टी, राकड़ मिट्टी, भोटा मिट्टी। इनमें से कोई मिट्टी आ जाए तो बुंदेलखंड का अगर जिला दिख जाए तो निश्चित रूप से मार दोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको हमने जो पढ़ाया समझ में आया। अब आइए इसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको कर लेते हैं। किस मिट्टी की बुंदेलखंड में प्रमुखता है, देखो आ भी गया, काली मिट्टी वाली। हमने आपको बताया कि उसी रीजन में आपको काली मिट्टी के समान मिट्टी पाई जाती है, और यह बात कौन सा है, बुंदेलखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भाबर वाला क्षेत्र, आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। भाबर और खादर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कंकरीली और पथरीली वाली रीजन। हमने आपको बताया था भाबर बोल्डर वाला, जहां पर नदियां विलुप्त हो जाती है, कई किलोमीटर के बाद निकलती हैं, तो जहां निकलती है तराई वाला। खादर हमने बताया कि नदी है, नदी के जो नजदीक वाली मिट्टी होती है ये खादर, और जो दूर वाली मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, क्या, बांगर। तो भाबर, खादर, बांगर, तराई सब याद रखना, बहुत अच्छे से आपको बताया हमने। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी वाला रीजन हमने बता दिया, कहां पर, मिर्जापुर वाला और सोनभद्र वाला जिला। लवड़ी प्रभावित वाला उत्तर प्रदेश में किन मंडलों में, अलीगढ़ और आगरा में, उधर लवड़ी प्रकार की मिट्टियां होती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल सस्त जलवायु क्षेत्र है कितने, 9। या कई बार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आप देखोगे कि 9, इसको याद रखना, कंफ्यूज मत करना। अब इसमें जो लिया गया है, चौथा चैप्टर लिया गया है, और आज के लिए अंतिम चैप्टर भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लंबा लगे कि 1 घंटा से ऊपर बन जा रहा है, लेकिन यह मत सोचना, क्योंकि इसमें अभी सोचो कि 4-4 चैप्टर आपके कंप्लीट भी तो हो रहे हैं, और अगर हम थोड़ा सा तेज नहीं करेंगे तो आपका जो है बहुत कोर्स भी छूट जाएगा, और कम समय में ज्यादा। और इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि आपको निश्चित रूप से आरओ, एआरओ, पीसीएस, यूपी पुलिस जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें आपको भरपूर लाभ मिल सके, इसलिए मेरा पहला ये प्रयास है आप लोग के साथ। अगर यह निश्चित रूप से कामयाब रहेगा, आप लोग का प्यार मिला, तो आगे आपको और अच्छे और अलग तरीके से देखने को भी मिलेगा। आइए प्राकृतिक वनस्पति, वन्य और वन्यजीव के बारे में बात करेंगे। देखो
यह उत्तर प्रदेश का आपको पता है कि जिले हैं, ये प्रॉपर तरीके से कितने जिले भैया, 75 जिले। ठीक है, हमने आपको 7 जिलों के बारे में बताया, जो आपका बुंदेलखंड का जिला है, पूर्वी जिलों के बारे में बताया, पश्चिमी जिलों के बारे में देखो यहाँ शामली है, यहाँ पर देखो ये बलिया है, यहाँ पर देखो ये सोनभद्र है सबसे दक्षिणी, और यहाँ पर ये सहारनपुर है। उसके बाद हमने नेपाल सटे हुए सभी जिलों को हमने बताया, ट्रिक भी बताया, सब कुछ आपको याद हो गया। अब आइए चलते हैं थोड़ा सा वन के बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? दो प्रकार के वन होते हैं देखो, एक तो जैसे ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पर जो कितने संख्या है, एक तो यह हो जाएगा, एक होता है कि परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से इनका क्षेत्रफल छोटा है लेकिन वन ज्यादा है, ऐसा भी होता है। एक होता है कि क्षेत्रफल बड़ा है लेकिन वन कम है परसेंटेज के हिसाब से। तो एक प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे और एक क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे। देखो शीर्ष वन वाले जो क्षेत्र कौन से क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सबसे नंबर पे आता है सोनभद्र, दूसरे नंबर पे आता है लखीमपुर खीरी, तीसरे नंबर पे आता है मिर्जापुर। देखो यहाँ पर है ये सोनभद्र, सबसे ज्यादा वन लिखा हुआ है। और सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज में भी सबसे ज्यादा, दो आपको अलग अलग याद नहीं करने हैं, क्षेत्रफल में भी यही है और परसेंटेज में भी यही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? तो लखीमपुर खीरी, यहाँ पर तो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, तो खीरी जो है दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है बच्चा? तो तीसरे नंबर देखो ये मिर्जापुर आता है। ठीक है, आपको याद हो गया होगा तीनों, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर। ठीक है, अब आ जाओ सर, परसेंटेज के हिसाब से अगर चलेंगे तो हमने बताया कि परसेंटेज के हिसाब से पहले स्थान पे तो सोनभद्र है, लेकिन दूसरे स्थान पे चेंज हो जाता है, दूसरे स्थान पे चंदौली का नंबर आ जाता है, चंदौली दूसरे स्थान पे है, और तीसरे स्थान पे कौन है? चित्रकूट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पर चंदौली कहाँ है? तो चंदौली यहाँ पर, चंदौली। ठीक है, अब देखो इसके बाद देखो, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला, ये परसेंटेज के हिसाब से बात नहीं कर रहा है, ये हमने परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक की बात किया है कि सर्वाधिक सोनभद्र है, चंदौली और चित्रकूट। तो चित्रकूट तीसरे स्थान पर है, और सोनभद्र आपने देखा ही, चंदौली आपने देखा ही, और चित्रकूट आपको पता है कि इधर वाला रीजन। अब देखो इसमें एक और चीज मैं क्या बताना चाहता, भूल गया। हाँ, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है और परसेंटेज में भी वो होगा, तो वो आपका देखो यहाँ पर है क्या, ये आपका भदोही है। ठीक है, संत रविदास नगर ये लिखा गया शॉर्ट में, भदोही भी इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखना। कालीन उद्योग यहीं पे है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? भदोही, और परसेंटेज में भी कौन है? भदोही। सर्वाधिक वन में कौन है? सोनभद्र, और परसेंटेज में भी कौन है? सोनभद्र। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जो ISFR 2021 आया है, इसी की रिपोर्ट की हम लोग जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से देखो यही सब कहानी लिखा गया है कि सबसे कम वन क्षेत्र वाला भदोही है, बस पहला याद रखो, काम बन जाएगा। थोड़ा सा अंदर जाना है तो मऊ और मैनपुर को याद रख लो, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ की बात करोगे तो सोनभद्र पहले स्थान पर, चंदौली और चित्रकूट ये सबने आपको दिखा दिया। ठीक है, और सबसे कम में जाओगे तो भदोही का ही नंबर याद रखना, मैनपुरी देवरिया नहीं याद रखोगे तब भी काम। वनों के प्रकार, तो वनों के प्रकार हमने ऊपर ही बताया, देखो उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रकार के होते हैं, और कटीली वाला। तो यही हमने आपको दिखाया था कि देखो भैया जो ये ऊपर वाला होगा, यही आपका देखो ये भाबर क्षेत्र है। भाबर मतलब बड़े बड़े बोल्डर, दिमाग में तुरंत रख लेना, ऐसे ऐसे बोल्डर, ऐसे 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 बोल्डर है सब। ठीक है, बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े जो है कंकड़ पत्थर। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब लाएंगे जहां पर ढलान मंद होगा वहीं पर तो छोड़ेंगे, जब यहाँ पर छोड़ देंगे तो यही आपका क्या होता है? भाबर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, इसी के ऊपर आप चलोगे आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे नदियां जा रही हैं, और यहाँ पर अपना जल जो गिरा छोड़ देती है, जहां पर ये नदियां निकलती हैं, यही क्या होता है? ये तराई प्रदेश। तो यही लिखा गया, यहाँ पे तराई है और यहाँ पर क्या है? भाबर है, ये याद रखना। अब देखो यही वाला जो रीजन होगा तो यहाँ पर क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब यहाँ पानी ज्यादा है, जल ज्यादा है, तो क्या होगा? ह्यूमिड टाइप के बन पाए जाएंगे, तो आर्द्र पर्णपाती, यह भी पत्ते अपने गिराते हैं लेकिन आर्द्र पर्णपाती बन है। लेकिन यह कैसे है? यह शुष्क पर्णपाती है। जैसे शुष्कता आएगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु का जो प्रवेश होगा, ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु में शुष्कता आएगी, क्या करेंगे? ये अपने पत्तियां गिराएंगे। सब अलग अलग समय अपने पत्तियां गिराते हैं, या जब यहाँ पर ह्यूमिडिटी आती है तब ये अपनी पत्तियां गिराते हैं। और यहाँ पर देखो क्या, यह कटीली और झाड़ियां, हमने आपको बताया कि बुंदेलखंड वाला रीजन है, पहाड़ी वाला पठारी वाला रीजन है। यहाँ पर कैसी झाड़ियां पाई जाएंगी? कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि ये आपका देखो कैसी है, ये आपका कटीली और झाड़ियां है, ये देखो। और ये कैसी है? तो यहाँ पर आपका शुष्क पर्णपाती वन है, ये ध्यान रखना, ये वाला रीजन जो आपको ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, आ जाइए। कर रहा है उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, कंफ्यूज मत होना। आर्द्र मतलब जहां पानी होगी, शुष्क मतलब जहां शुष्कता होगी। ठीक है, तो आर्द्र पर्णपाती वन तराई और भाबर दोनों क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। देखो यहाँ पर ये तराई था, ये भाबर था, इस वाले रीजन में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जा रहे हैं। आर्द्र पर्णपाती वन होते कौन कौन से हैं?
देखो उसमें साल आएगा, बेर आएगा, गुलर आएगा, पलास आएगा, महुआ आएगा, आंवला आएगा, जामुन आएगा, बांस आएगा, बेंत आएगा। यह सब जो वृक्ष है आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। एक आती है भाई शुष्क पर्णपाती, तो शुष्क पर्णपाती वाले को देखो, यह वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में पाई जाती है। हमने आपको रीजन दिखा दिया, ठीक है। कहाँ गया, यही देखो, ये पूर्व वाला रीजन है, ये पूर्व है, ये मध्य है और ये पश्चिमी रीजन। ये पूरे रीजन में क्या पाता है, शुष्क पर्णपाती वन। इसकी कौन कौन से वन होते हैं इसको भी जरा से देख लो। इसी में देखो नीम, इसी में देखो पीपल, इसी में देखो शीशम, जामुन, इन सबों से आप लोग अवगत भी होंगे। अमलतास, बेल और अंजीर के इसी वाले रीजन में वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। झाड़ियां आपको पता है, झाड़ियां एवं घासें कैसी, शुष्क पर्णपाती वनों में ही यह भी पाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश की मैदानी आर्द्र और नदियों के किनारे क्या है, नीम, पीपल, शीशम, जामुन, ये सब तो पाए जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो जो हमने बताया ये दक्षिणी वाला, जो कटीली वाली झाड़ियां हैं, तो कटीली वाली झाड़ियों में कौन सा, यह आपका उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। और अकेसिया, कटीले लेगुमेश, यूफ बिरसिया और कत्था, कोको, धामन, रेउंझा, नीम, इन सबों के वृक्ष, देखो इन सबों के वृक्ष अलग तरह के हैं, तो याद नाम एक दो बार पढ़ लोगे, आएगा तो एलिमिनेट कर ले जाओगे, ठीक है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 से लेकर के 7 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आइए, प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ कब हुआ था, तो 1952 में किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जरा इसको देख लो। पहली वन नीति कब आई थी, तो 1952 में, ऊपर हमने बताया। द्वितीय वन नीति कब आई, तो 1988 में आया, यह भी ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम कब आया, 1974 में। और उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब होगी, 1974 में, जब वन निगम अधिनियम आया, उसी के जो है अगले महीने के बाद क्या हुआ, 25 नवंबर 1974 को इसकी स्थापना हो गई। वृक्षादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो 5वां स्थान है। पूरे जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्यों की बात कराए तो कराए, उत्तर प्रदेश का जो राज्य 28 है उसमें उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान आता है वन के मामले में, पूरे वन आच्छादन के मामले में। इसको देखो, परिस्थिति, जिसको परिस्थिति का आतंकवाद वृक्ष बोलते हैं, यूकेलिप्टस बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है कई बार क्वेश्चन पूछा गया, क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि इसकी जड़ें जो है ना काफी नीचे तक चली जाती है, काफी नीचे तक चली जाती है, और जो वाटर ग्राउंड, जो वाटर लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का, उसको क्या करते हैं, सोख लेते हैं, खींच लेते हैं, और वहां का जो जल है वो क्या होता है, स्तर नीचे कर देते हैं, ये ध्यान रखना। वन महोत्सव का आरंभ कब हुआ, 1952 में। कागज का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, सहारनपुर में है, ये आपको पता है, कागज उद्योग यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किसको किया गया, बेलहत्थी ग्राम, सोनभद्र को, ठीक है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म पॉलिसी 2014 में, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये सब ध्यान रखो। आ जाओ इधर देखो, वनों संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं, ठीक है, ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑपरेशन ग्रीन योजना देखो, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, 2001 में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, ठीक है। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना कब, 2007-8 में चलाया गया था। अब देखो ये है ऑपरेशन ग्रीन योजना, ठीक है, कब, 2001 में। और एक ऑपरेशन ग्रीन है के नाम से 2007-8 में, यह भी वन के विस्तार से संबंधित है। और ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी, यह कब चलाया गया, तो 7 नवंबर 2015 को, यह भी वृक्षारोपण से कुछ महत्वपूर्ण याद रखना। आ जाइए, वन और वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम चलाए गए, ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में, हमने ऊपर भी आपको दिखाया कि वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी, 1956 में हुई थी। उसी के तहत उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 11 वन्यजीव विहार है, 14 ठो पक्षी विहार है, ठीक है, 14 ठो पक्षी विहार है, और 1 ठो मात्र राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है, कमेंट में लिखो आप लोग, ठीक है, अभी लिखो, क्योंकि आगे तो पता चल ही जाएगा। 3 टाइगर रिजर्व है, दुधवा सहित, दुधवा को लेकर के 3 टाइगर रिजर्व, 1 राष्ट्रीय उद्यान, 14 पक्षी विहार और 11 वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में। ये आंकड़ा भी याद रखना, कौन कौन से किस जिले में पड़ता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन है, नवाबगंज पक्षी विहार, सबसे पुराना पक्षी विहार की बात कर रहा है, तो सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा हो गया, नवाबगंज। इसकी स्थापना 1984 में हुई, ये याद मत रखोगे तभी काम चल जाएगा। इसी का नाम बदल करके चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कर दिया गया है। और सबसे बड़ा पूछे पक्षी विहार, तो लाख कहाँ गया, हाँ, लाख बहोसी पक्षी विहार सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा पक्षी विहार नवाबगंज, उसका नाम बदल करके चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। सबसे बड़ा पूछे तो लाख बहोसी पक्षी विहार, यह जो है आपका कर दिया गया। इतना चीज समझ में आया। सबसे पुराना यह था, सबसे पुराना कौन सा था, नवाबगंज, हाँ, सबसे बड़ा ये। और सबसे छोटा अगर पूछे तो कौन सा, सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील है। तो सबसे पुराना आपको पता चला, सबसे बड़ा पता चला, और सबसे छोटा वाला पूछा कम गया है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे पुराना जरूर पूछा गया है।
आ जाइए, अब क्या चलते हैं, वन्य जीव विहार में चलते हैं। तो सबसे पुराना वन्य जीव विहार कहाँ पर है, चंदौली में स्थित है, उसका नाम है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 1957 में। ये वन्य जीव विहार की बात हो रही है, इसमें कंफ्यूज मत करना, ठीक है, पक्षी वन्य सब ध्यान रखना। और प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा भैया, तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार 2073 किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ पे है, तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, कई बार पूछा गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस किस जिले में भी है, पहले ये मोटी मोटी चीजें याद रखो कि सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा, चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, सबसे बड़ा कौन सा है हस्तिनापुर, और सबसे छोटा कौन सा है महावीर, ठीक है, ये आपने ध्यान रखा। अब उसके बाद कह रहा है कि दुधवा टाइगर रिजर्व को आप जा ही रहे हो कि कह रहा कि प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यही आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और यह बाद में टाइगर रिजर्व भी इसको बना दिया जाता है। 1977 में इसको पार्क का दर्जा दिया गया और बाघ परियोजना 1987-88 में शामिल किया गया, ये बताया। पीलीभीत वन्यजीव विहार को प्रदेश सरकार द्वारा 9 जून 2014 को बाघ अभ्यारण्य क्या कर दिया गया, घोषित किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 3 कौन कौन, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य स्थित है। तो तीनों का नाम याद रखना, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़, ठीक है, ये ध्यान रखो। गंगा डॉल्फिन आपको पता है कि जो है राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच अधिक मात्रा में गंगा नदी में पाया जाता है, इसलिए इसका स्थायी नाम क्या है, शूश या स्विस इसको बोलते हैं। इस प्रदेश में कुल डॉल्फिनों की संख्या 1275 है, ठीक है, इसी का नाम उत्तर प्रदेश में इसका स्थायी नाम क्या है, शूस या स्विस गंगा डॉल्फिन। प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक गिरिपद वनों, चिंकारा, बिंद जंगलों और गंडा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अमनगढ़ ने आपको बता ही दिया। लखनऊ के निकट कुकरेल वन में लुप्त प्रजाति होती प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया, ठीक है, ये सब चीजें आप लोग देख लेना। अब हम लोग अब क्या करेंगे, सभी को पूरे जिले में कहाँ पे कौन कौन से स्थापित उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, आ जाइए। वन्य जीव संबंधी प्रमुख जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार परियोजना कहाँ पे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त में पाया जाता है, ये दोनों फैला हुआ है। उद्देश्य क्या था, मगरमच्छ और घड़ियालों के प्रजनन केंद्र को, यह कई बार पूछा भी गया कि घड़ियाल और मगरमच्छों से संबंधित प्रजनन संरक्षण कहाँ पर चला गया, तो यही आपका चंबल नदी पे, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना, ठीक है, क्योंकि इसमें घड़ियालों की संख्या बहुत ज्यादा है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी देखो कहाँ पर, लखनऊ में कुकरेल, कतरनिया और बहराइच में घड़ियाल प्रजनन संरक्षण परियोजना चलाई गई। लखनऊ में कुकरेल और कतरनिया कहाँ पर था, बहराइच में। नाइट सफारी पार्क आपने काफी सुना होगा, इटावा में बब्बर, शेर और लायन सफारी के। आ जाइए, पहले हम लोग पक्षी विहार को देखेंगे। क्या देखेंगे, पहले हम लोग पक्षी विहार को देखोगे बच्चा, एक मिनट, पहले हम लोग पक्षी विहार को देखेंगे, ठीक है, पहले हम लोग पक्षी विहार को देखेंगे। आओ, अब कौन कौन जिले, हमने 11 पक्षी विहार को देखा ना, अब वो कहाँ कहाँ पे है थोड़ा उसको देख लेते हैं। देखो कई बार पूछता है, जिला दे देगा, एक तरफ पक्षी विहार देगा, मिलाने के लिए दे देगा। तो ओखला, ओखला पक्षी विहार कहाँ है, ओखला मतलब कहाँ पर, एकदम दूर, गौतम बुद्ध नगर चले जाना। ओखला पक्षी विहार एकदम दूर चले जाना, गौतम बुद्ध में। तरह सेखा पक्षी विहार हमने बताया ना सबसे छोटा, सेखा झील पक्षी विहार, पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है, अलीगढ़ में। इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, हरिगढ़, ठीक है। तो सेखा, देखो शेख, शेख किससे संबंधित है, एक तरह से मुस्लिम से संबंधित शेख, ठीक है, तो शेख कहाँ पर, अली से संबंधित हो जाता, तो सेखा झील वन्यजीव पक्षी विहार कहाँ पर, अलीगढ़ में। इसी का नाम अब हरिगढ़ कर दिया गया, जिले का नाम बदल दिया गया। पटना पक्षी वन विहार सबसे छोटा है, एटा में, ठीक है। पटना पक्षी वन विहार कहाँ पर है, सबसे छोटा कहाँ पर, एटा में, सॉरी, पटना पक्षी वन्य जीव विहार, ठीक है, कहाँ पर, एटा में। देखो समान पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ पर है, मैनपुरी में। कई बार पूछता है, मिलाने के लिए ध्यान रखना, समान पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ पर है, मैनपुरी में है, मैनपुरी में है। लाख बहुसी पक्षी विहार कहाँ पर है, तो यह कन्नौज में है, जहां पर इत्र होता है, कन्नौज में। लाख बहुसी, कन्नौज में इत्र सूंघ सूंघ करके क्या हो, बेहोशी आ जाती है, ये ध्यान रखना। तो लाख बहुसी पक्षी विहार कहाँ, कन्नौज में। हरदोई में क्या है, सांडी पक्षी विहार, मिलाने के लिए आता है, 2-4 बार देखोगे याद हो जाएगा। गोंडा में क्या है, पार्वती अरंगा, देखो गोंडा, अरंगा, अंगा, गंडा, इस तरह से याद रखना, गोंडा अरंगा, तो पार्वती अरंगा पक्षी वन्यजीव विहार गोंडा में। उसका देखो बखीरा, खीर कहाँ बनेगा, जहां पे संत लोग रहेंगे, तो संत कबीर नगर में क्या है, बखीरा पक्षी वन्य विहार, ऐसे याद करना, खीर संत कबीर नगर में बनेगा, मठ में बनेगा, कबीर नगर के मठ में, खीर बखीरा। बलिया जयप्रकाश नारायण, ठीक है,
इसे सुरहा ताल पक्षी वन्यजीव विहार भी बोलते हैं, और इसका नाम बदल करके जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कर दिया गया। कहां पर? बलिया में। ठीक है, इसको सुरहा ताल पक्षी वन्यजीव विहार भी बोलते हैं, बलिया। उसका देखो प्रतापगढ़ में क्या है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ में। अब देखो प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। समस्तपुर पक्षी वन्यजीव विहार कहां पर है? तो ये रायबरेली में है। रायबरेली में समस्तपुर पक्षी वन्य विहार। चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर आजाद, या इसी को पहले नवाबगंज पक्षी विहार बोलते थे, यह कहां पर है? नवाबों के शहर उन्नाव में। ठीक है, लखनऊ में नवाबों के शहर, लेकिन यह ध्यान रखना उन्नाव में। ठीक है, नवाबगंज पक्षी वन्य जीव विहार पूछता है, या इसी का नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज। विजय स्मारक पक्षी वन्यजीव विहार महोबा में। तो ये मोटा मोटी हमने आपको दिखाया। और इटावा और आगरा में जो फैला हुआ है सूर्य सरोवर पक्षी विहार, दोनों में संयुक्त रूप से फैला हुआ सूर्य सरोवर पक्षी विहार आगरा और इटावा में। ये सभी हमने आपको पक्षी विहार यहाँ पे दिखाए। एक दो बार देख लीजिएगा, अपने से पढ़ लीजिएगा, लिख करके याद करेंगे, याद हो जाएगा। अब देखो वही चीज यहाँ पर है, शहीद चंद्रशेखर आजाद, इसी का नाम नवाबगंज। स्थापना 1984 में, स्थापना आपको सबको याद नहीं रखना है, उन्नाव में। समस्तपुर पक्षी विहार हमने बताया बरेली में, रायबरेली में। लाख वैश्विक बेहोश हो जाएगा, कन्नौज में बेहोश हो जाएगा। शांडी डरडा हमने बताया था, 10 याद कर लो, शांडी कर लो, 10 से क्या होगा? हरदोई। बखीरा, बखीर कहाँ बनेगा? संत कबीर नगर में। ओखला हमने बताया था, ओ एकदम दूर वाले में, गौतम बुद्ध नगर में। पार्वती औरंगा पक्षी विहार गोंडा में है। ठीक है, पार्वती औरंगा इसका नाम है, औरंगा गागा से कर देना तो गोंडा हो जाएगा। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा भाई। पटना कहाँ पर है? एटा में है, सबसे छोटा। उसके बाद देखो समान पक्षी विहार कहाँ पर? मैनपुरी में है। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर? आगरा में है। सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है। और शेखा झील पक्षी विहार कहाँ पर है? अलीगढ़ में। इसका नाम हरिगढ़ भी कर दिया गया है, जिले का नाम। हमने बताया कि प्रतापगढ़ स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलो ऊपर थोड़ा सा करेक्ट करें ना, जो हमने पहली बार बोला था एग्जैक्टली सही बोला था कि शेखा जो झील पक्षी विहार है वही सबसे छोटा है, एटा नहीं, एटा दूसरे नंबर पे है। देखो यहाँ पर देख लो, इस यहाँ पर दिया भी है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा? शेखा झील ही है। चलो उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार, ये पक्षी विहार देख लिया। अब हम लोग वन्यजीव विहार को देखें, तो आ जाओ। वन्यजीव विहार की संख्या कुल कितनी है? 11 भैया। तो वन्यजीव विहार की जरा से हम लोग देखें। देखो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहां पर है? देखो 3 जिलों में फैला हुआ है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़ और अमरोहा। 4, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़ और अमरोहा में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार फैला हुआ है। किशनपुर वन्यजीव विहार का लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में। सोहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में फैला हुआ है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहां पर? महाराजगंज में फैला हुआ है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में फैला हुआ है। कछुआ प्रजनन केंद्र कहां पर है भारत में, ये आप लोग बताएंगे। उसके बाद देखो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहां पर? चंदौली में है। सोनभद्र और मिर्जापुर में कौन सा है? तो कैमूर वन्यजीव विहार है। रानीपुर वन्यजीव विहार कहां पर? बांदा में है। महावीर स्वामी सबसे छोटा है, ललितपुर में है। ठीक है, आगरा और इटावा में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है। तो ये आप लोग क्या है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसी जगहों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, वही जैसे ऊपर दिया हुआ था। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार इटावा आगरा में फैला हुआ है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में फैला हुआ है। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा चित्रकूट में फैला हुआ है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में फैला हुआ है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में फैला हुआ है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और गाजियाबाद में। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में। सोहेलवा वन्यजीव विहार गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में। ये ध्यान रखिए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जो प्राणी उद्यान है, 3 प्राणी उद्यान है। नवाब वजीद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में। कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में ही होगा। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, यह चर्चा में जब था तो काफी पूछा भी गया था कहां पर है, फिर याद रखना शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। ठीक है, ये ध्यान, जब निर्माण की बात हुई तो काफी पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखना तीनों को। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, हमने बताया मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कब? 1977 में 490 वर्ग किलोमीटर में। टाइगर रिजर्व कौन है? 4 हमने बताया, एक तो दुधवा को ही टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, दूसरा देखो पीलीभीत को 2014 में। रानीपुर टाइगर रिजर्व जब इसको घोषित किया गया था काफी पूछा गया 2022-23 में,
और उसके बाद 2012-13 में अमनगढ़ को भी जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व 2009 में, तराई हाथी रिजर्व 2022 में, यह बात ध्यान रखना, 2 हाथी रिजर्व हो गया। उत्तर प्रदेश में 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 13 जुलाई 1982 को उक्त बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया बदल करके। उसके बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग का गठन कब किया गया? 1855 में। के बाद अब आइए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे थोड़ा इसको लगा लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया? तो कतरनिया घाट। कतरनिया घाट। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कहां पर? जनपद चंदौली में। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश कहां पर? महोबा में। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर? कार्बेट में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहां पर? मथुरा में। राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? सब बातचीत हो चुका, लखीमपुर खीरी में। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कालेसर नहीं, कालेसर हरियाणा में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर? महाराजगंज में है। ठीक है। गिद्ध की बात कह रहा है महाराज, देखो पूछा गया 2018 में, इधर पूछे गए कब किस किसी एग्जाम में है। शेखा जी हमने आपको बताया सबसे छोटा है, अलीगढ़ में इसका नाम बदल के हरिगढ़ कर दिया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र 9.23 है। वन क्षेत्र में क्या होता है? आपका वन भी आते हैं और वृक्ष भी आ जाते हैं, दोनों को मिला, देखो यहाँ लिखा भी है वनाच्छादन और वृक्षादन दोनों को मिला करके। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह हमने बताया 1 से 7 जुलाई तक। नवाब, नवाब कहाँ पर? उन्नाव वाला हमने बताया था, उन्नाव जनपद। बब्बर शेर सफारी कहाँ पर? इटावा में। ये सब बातचीत हो चुका है। सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद कौन सा भैया? सोनभद्र हमने बता दिया। सुरहाताल बलिया में चले जाओ। ठीक है। कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर कहां पर? बरेली में। चंद्रप्रभा मृग भारत के किस राज्य में है? तो चंद्रप्रभा आपको बताया चंदौली उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभयारण्य चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 1974 में। बाघों के संरक्षण संबंधित कौन सा? अमनगढ़। ठीक है। अमनगढ़ अमनगढ़ अमनगढ़। ठीक है। लोअर में पूछा गया था। ठीक है। चलो, तो जितने भी लोग देखें आप सभी लोगों को थैंक्स, और इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। चैनल को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए, आप लोग का ही चैनल है, जितना आगे ले जाएंगे उतना ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से एक दिन यही चैनल ग्रोथ करके बड़ा होगा, ऐसे ही ग्रोथ होता है। और जो अपने क्वालिटी को मेंटेन करता है, अच्छा पढ़ाता है, तो बच्चे निश्चित रूप से उसको लाइक करेंगे। और उम्मीद है कि यह भी चैनल आप लोग लाइक करेंगे और आगे इसको बढ़ाएंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, हमेशा हम आपके साथ हैं। कोई भी समस्या हो कमेंट निश्चित रूप से कर सकते हैं। किसी भी तरह का वीडियो, कोई समस्या आ रही है किसी विषय में, निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। आपकी ही डिमांड पर यह वीडियो लाया भी गया था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।